हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में स्टैटिस्टिक्स एनसीईआरटी से हम पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने 14.3 को फिनिश कर लिया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे 14.4 का इंट्रोडक्शन। तो टॉपिक का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं, अभी ये वीडियो यूट्यूब ने आपको रिकमेंड किया है या आपने इस पर गलती से क्लिक कर दिया, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे बच्चों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिल जाएंगे। हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट हमने बना के रखा है, हर एक चैप्टर को हमने पढ़ाया भी हुआ है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, शायद आपको ना पता हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सीबीएसई ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक लगा के रखी है, शायद आपको ना पता हो या पता भी होगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड ऑब्वियसली फॉर बायोलॉजी, तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों अच्छी तरीके से लगानी ही चाहिए। कहाँ से करें सर, ये तो बहुत टफ होती है, समझ में नहीं आती। इस चैनल पे हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशंस को वीडियो के फॉर्म में अपलोड किया है। हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किया है सभी कॉन्सेप्ट के साथ। कहाँ मिलेंगे वीडियोस? कमेंट सेक्शन बच्चों चेक करिए, कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट होता है। पिन कमेंट क्या है? पिन कमेंट जो सबसे ऊपर कमेंट आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पर क्लिक करिए, ऊपर जो लिंक मिलेंगे वहाँ चैप्टर्स को पढ़ाया गया है, नीचे जो लिंक मिलेंगे वहाँ पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो पिन कमेंट चेक करें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता चल पा रही हैं चीज़ें, तो वो 7503644171 पर आप यहाँ पर व्हाट्सअप करिए, तो आपको यहाँ से लिंक, हम जो भी चैप्टर नहीं मिल रहा है उसका लिंक सेंड कर देंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एनसीईआरटी पेज नंबर 261 ओपन करिए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये टॉपिक क्या है, इसके लिए ये थ्योरीज आप जो लिखी हुई ना एनसीईआरटी में, आप इसको पढ़ते ही चलेगा। देखिए आप क्या करते हो बच्चों, आप सीधे न्यूमेरिकल लगा लेते हो। ठीक है ना, न्यूमेरिकल मत लगाइए सीधे, ये स्टैटिस्टिक्स है, ये आगे जाके बहुत बड़ा मतलब इसका अपना एक ब्रांच है मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो आप थ्योरी पढ़िए और देखिए एनसीईआरटी आपको बताना क्या चाहता है, और मैं अंडरलाइन कराऊंगा तो आप अंडरलाइन भी करते चलिएगा। इससे आपको बच्चों फील आएगा और चैप्टर में आप चीजें अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जब हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे चलेंगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो बच्चों देखिए कह रहा है कि अर्लियर इन दिस चैप्टर वी रिप्रेजेंटेड द डेटा इन वेरियस फॉर्म थ्रू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबल्स, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, जब हमको डेटा दिया रहता था आपने क्या बनाया था? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी आपका कौन सा था? ग्रुप्ड वाला और अनग्रुप्ड वाला। उसके बाद आपने फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया, जिसमें आपने बार ग्राफ बनाए, हिस्टोग्राम बनाए, हिस्टोग्राम विद यूनिफॉर्म विड्थ विद वेरिंग विड्थ बनाया। फिर हिस्टोग्राम की हेल्प से आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया, मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम एंड विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ये सारी चीजें आप लोग पहले ही पढ़ के आ चुके हो। ठीक है ना। नाउ इन दिस सेक्शन अराइजेस, Now the question arises, if we always need to study all the data to make sense of it। बच्चों ध्यान सारा चेक करिए, कहीं पे डेटा जब कलेक्ट किया गया तो क्या ये जरूरी है कि हम हमेशा इतना सारा डेटा जो दिया हुआ है हम उसी की स्टडी करें? दिमाग बच्चों अपना लगाइए, पीछे आप क्या पढ़ के आ चुके हो, याद करिए। पीछे आप हिस्टोग्राम बनाते थे 10 घंटे तक, हाँ, फिर हिस्टोग्राम की आप स्टडी करते थे, हैं, तो पूरे डेटा का आपने यूज किया था। याद है कि 5 to 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, फिर 10 to 15 मार्क्स कितने बच्चों के आए, फिर 15 to 20 मार्क्स, इस तरीके से करते करते हिस्टोग्राम बनाया और फिर वहां से हम इंफॉर्मेशन निकालते थे कि भाई मान लीजिए 5 से 10 वाला इंटरवल सबसे ज्यादा है, वहां पे फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से कुछ ना कुछ हम वहां से इंफॉर्मेशन निकाला करते थे। याद है? तो कह रहे हैं यहां पर एनसीईआरटी कहती है, क्या ये जरूरी है कि हमेशा हम पूरा ही डेटा का स्टडी करें? उसमें टाइम बहुत लगता है ना भाई, हर एक डेटा को हम स्टडी करें। हर एक डेटा को स्टडी करने का मतलब समझ रहे हो कि हर एक क्लास इंटरवल को स्टडी करेंगे, भाई इस क्लास इंटरवल में कितनी फ्रीक्वेंसी, इस क्लास इंटरवल में कितनी फ्रीक्वेंसी है। बात समझ में आएगी? सुन लो, बहुत सारे डेटा को स्टडी करना इजी है कि हम कोई ऐसा तरीका निकाल लें कि एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू आए और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को पढ़ते ही हम बता दें कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, वहां से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जैसे कि अभी हम आपको यहाँ पर एग्जांपल देंगे। यहाँ देखिए मैरिज और हरीश का स्कोर, इन दोनों बच्चों में लड़ाई चल रही है, तो इस एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते चलेंगे। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, एनसीईआरटी कहता है क्या जरूरी है कि सभी डेटा की स्टडी करें? सभी डेटा की स्टडी करने का मतलब आप समझ हो ना भाई, अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहता था ना, बहुत सारे डेटा दिए रहते थे, तो सभी डेटा को आपको फिर स्टडी करना होता था, फिर वहां से आप कंक्लूजन निकालते थे। क्या हम कोई ऐसा तरीका नहीं खोज सकते हैं कि जिस तरीके से हमको सारा डेटा ना पढ़ना पड़े बच्चों, हमको कुछ एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसा मिल जाए, उन डेटा की हेल्प से कुछ कैलकुलेशन करके जितने भी डेटा पॉइंट्स थे, डेटा पॉइंट्स मतलब समझते हो, जो डेटा हमको दे रखे थे अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए बच्चों अलग अलग पौधे हैं, ठीक, अलग अलग पौधे की हाइट आपको दे रखी है, अलग अलग प्लांट्स की आपको हाइट दे रखी है। किसी की हाइट है 5 सेंटीमीटर, किसी की हाइट है 7 सेंटीमीटर, किसी पौधे की हाइट है 3 सेंटीमीटर, किसी पौधे की हाइट है आपकी 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से बहुत सारे पौधे हैं, तो आप सबकी हाइट जाके फिर मेजर करिए, फिर उसका हिस्टोग्राम बनाइए या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाइए, इस तरीके से, है ना। ये करने से अच्छा है, क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि आप कोई इन डेटा पॉइंट्स को देखकर आप कुछ ऐसी कैलकुलेशन कर दें कि आपको ये सभी ना पढ़ने की जरूरत पड़े, आपको एक ही नंबर पढ़ने की जरूरत पड़े, उस नंबर को देखते ही आप बता दो कि हाँ भाई ये सिचुएशन है, उससे आप कुछ कंक्लूजन निकाल लो।
बात समझ नहीं कि नहीं? एक्चुअल में जो स्टैटिस्टिक्स है वो इंसानों ने बनाया बच्चों, ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है, भगवान ने नहीं बनाया, इंसानों ने बनाया है। तो हम यहाँ नए नए रूल्स डेवलप करते चले जा रहे हैं ताकि हमें चीज़ों को स्टडी करने में क्या हो, इजी हो, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे हमने एक नया तरीका बच्चों निकाला है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यही बात एनसीईआरटी लिखता कह रहा है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इफ वी ऑलवेज नीड टू स्टडी ऑल द डेटा टू मेक सेंस ऑफ इट, और इफ वी कैन make out some more important feature of it by considering only certain representatives of the data। इस डेटा की हेल्प से हम कुछ निश्चित रिप्रेजेंटेशन करके ही या कुछ निश्चित वैल्यूज निकाल के ही इस डेटा के बारे में जो भी कंक्लूजन निकालना है हम उसको बता सकते हैं। तो जवाब है हाँ, बता सकते हैं। और ऐसा कहाँ करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स में? ऐसा हम जिस भी टॉपिक में करते हैं उस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कह रहे दिस इज पॉसिबल बाय यूजिंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस। अब देखिए बहुत सारे लोगों को मतलब नहीं समझ में आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। आइए मैं जरा आपको बताता हूँ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कहीं ना कहीं एवरेज, ठीक है। ये क्या बता दिया सर? सुनो ध्यान से। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देते हैं एकदम रियल लाइफ का। बच्चों देखिए, आप स्कूटी चला के आए, मान लीजिए यहाँ तक, ठीक है, स्कूटी चला के आए, आप बहुत दूर से आ रहे हो, सपोज आप 50 किलोमीटर से आ रहे हो, ठीक। अब ये बताओ, आपने स्कूटी जब चलाई, आपने स्कूटी में देखा होगा स्पीडोमीटर होता है आपका, तो वो स्पीडोमीटर बच्चों कभी 40 पे रहा होगा, कभी वो स्पीडोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर पे रहा होगा, यानी कि आपकी स्पीड कितनी है उस टाइम? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कभी वो 50 किलोमीटर पर आवर पे रहा होगा। कभी आपने शायद ब्रेक लगा दी होगी किसी रेड लाइट पे, तो आप रुक गए होगे, तो आपकी स्पीड कितनी हो गई होगी? 0। तो कभी तो 40 होती है आपकी स्पीड, कभी तो 0 होती है, कभी तो 50 होती है, कभी तो 60, आपने बहुत तेज चला दिया होगा तो 60 होगी, कभी तो 10 होगी, आप धीरे चला रहे हो, कहीं ब्रेक लगा दिया होगा। लेकिन जब आप यहाँ पहुंचे, हमने पूछा बेटा कितने की स्पीड से चला के लेके आ रहे हो, तो आप बोलोगे सर ऑन एन एवरेज मैं चला रही थी या मैं चला रहा था 30 किलोमीटर पर आवर से। आप ऐसे ही तो बात करते हो, सर ऑन एन एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर से लेके आया हूँ, ऐसे ही तो बोलते हो। तो ये जो ऑन एन एवरेज आप बोल रहे हो, आप सभी डेटा पॉइंट्स नहीं बता रहे हो मुझे, आप एक वैल्यू बस बता रहे हो जिससे मैं अनुमान लगा सकूं हाँ भाई तुम कितनी स्पीड से आए हो। बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरीके से बच्चों क्लास में जब मार्क्स आते हैं, अब क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो क्लास में जब मार्क्स आए भाई, अलग अलग बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए, ठीक है। किसी बच्चे के आए 100 में से 50, किसी बच्चे के आए 100 में से 90, किसी बच्चे के आए 100 में से 70, इस तरीके से आए। अब दो टीचर बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बताओ इस क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है, तो दूसरा टीचर बोलता है ऑन एन एवरेज सब लोग 65 के आसपास हैं, ऐसे बात करता है, ऑन एन एवरेज सब लोग 65 के आसपास हैं। तो वो किसको बता रहा है? वो सभी बच्चों के मार्क्स नहीं बता रहा है, वो एक क्या बता रहा है? सेंट्रल टेंडेंसी बता रहा है। बात समझना नहीं? पूरे डेटा की एक सेंट्रल टेंडेंसी बता रहा है, एक वैल्यू बता के ही वो सामने वाले को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, करेक्ट। और यही काम हम करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। सभी डेटा को नहीं पढ़ते हैं, हम चेक करते हैं कि पूरा डेटा कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे आप जब स्कूटी आप चला के लाए थे, ठीक है, कभी मान लीजिए आपने बहुत तेज चला दी होगी तो 70 किलोमीटर पर आवर भी कर दी, ठीक है। इनका हमने मान लीजिए सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लिया होगा। अब सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के बच्चों अलग अलग तरीके होते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी अलग अलग तरीकों से निकाली जा सकती है। जैसे कि मीन निकाल लिया, ये सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का एक तरीका है, ठीक है। मीडियन निकाल लिया हमने, अब धीरे धीरे भी हम आपको पढ़ाएंगे, सब टॉपिक्स के हैं। ये सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का दूसरा तरीका है। मोड हमने निकाल लिया, ये सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का तीसरा तरीका है। इतने तरीके भी आपको पढ़ने हैं, और जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आपको सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के और भी तरीके सिखाए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आप 9th के बाद क्लास 10th में जाएंगे, क्लास 10th के भी मेरे वीडियोस अपलोड हैं, आप वो जाके देखिएगा। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों के हमने अपलोड कर दिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जब आप क्लास 10th के बच्चों को लेक्चर्स वहां पे करेंगे, आपको तब फील आना शुरू होगा सेंट्रल टेंडेंसी का बहुत अच्छी तरीके से। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन वहां दिए हुए हैं। पर बहरहाल मैं लौट के यहाँ पर आता हूँ, तो सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पर मेजर करने के भाई तरीके भी तो होने चाहिए ना, क्योंकि भाई मेथड्स के नाम बताओ कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे आप सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे देखो भाई हमारे सिलेबस में 3 मेथड है, कौन कौन से? मीन, मीडियन, मोड। तो एक एक करके हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। बट उसके पहले हम यहाँ लौट के आते हैं स्कूटी वाले एग्जाम्पल पे बच्चों। तो स्कूटी आप कभी इतने से चलाते थे, कभी इतने से, कभी इतने स्पीड से, कभी इतने स्पीड से, कभी हमने जब आपसे पूछा तो आपने हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था बताइए? आपने बोला सर हम तो लगभग 40 किलोमीटर पर आवर से चला के लेके आए हैं। तो ये जो 40 किलोमीटर पर आवर आपने बताया, ये क्या बताया? इन सभी डेटा पॉइंट्स की, इनको डेटा पॉइंट्स बोलते हैं हम, अरे ये ऑब्जर्वेशंस हैं, इन सभी ऑब्जर्वेशन की आपने क्या बताई? हमें सेंट्रल टेंडेंसी बताई। तो हमें अनुमान लग गया हाँ ये जो है 40 के आसपास चलाता है बच्चा। इसी तरीके से बच्चों एक बात बताइए, अब कोई बंदा है वो क्रिकेट खेलता है, ठीक, मतलब कोई क्रिकेटर है, वो क्रिकेट की कोई बैट्समैन है, ठीक। अब वो बैट्समैन है तो बच्चों ध्यान से चेक करो, किसी में 40 रन बनाता है, किसी में 50 बनाता है, किसी में 0 बनाता है, किसी में 70 बनाता है, ठीक है। तो हमने पूछा ये बताओ कि इसका जो है परफॉर्मेंस कैसा है, तो तुम हमको बोलोगे कि क्योंकि भाई मेरे को उसका सिलेक्शन करना है कि मैं इसको टीम में रखूँ कि
नहीं रखूं, तो मैं ये सभी डेटा को देखते देखते कुछ कैलकुलेशन करूंगा और वो कैलकुलेशन करके मैं उसकी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मैं उन सभी, मतलब उसमें बहुत सारे मैच खेले होंगे, अलग अलग मैच में अलग अलग रन बनाए होंगे, उन सभी रन्स को ना देखते हुए मैं केवल एक ही वैल्यू को देखूंगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब मैं उस बैट्समैन की सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लूंगा। उसको निकालने के तरीके क्या है, मीन, मीडियन या फिर मोड। तो वो बच्चों से देखिए, आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब समझ में आएगा, वो सिचुएशन के हिसाब से होता है कि कब मीन निकालना है, कब मोड निकालना है और कब मीडियन निकालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको ये चीज़ अचानक नहीं समझ आएगी, जैसे जैसे आप बड़े होगे ना, 10th पढ़ोगे, फिर 11th पढ़ोगे, फिर आपको धीरे धीरे इसमें मीन, मीडियन, मोड में फील आएगा कि कब हम मीन निकालते हैं, कब हम मीडियन निकालते हैं, कब हम मोड निकालते हैं। अभी के लिए हमें निकालना सिखाया जाएगा क्लास 9 में कि मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बहरहाल आप इसका मीन मान लीजिए निकाल लिया आपने, मान लीजिए 40 आया। आप कुछ लोग बोलेंगे जो वीडियो देख रहे होंगे कि मीन तो सर इसका 40 नहीं आ रहा, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, परेशान ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए इन सभी का एक सेंट्रल टेंडेंसी हमने कैलकुलेट किया और वो कितना आया, 40। तो मुझे पता चल जाएगा हाँ ये बंदा 40 के आसपास तो लगभग बना ही लेता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस पर भरोसा करते हुए मैं कहूँगा चलो यार इसको टीम में शामिल कर लेते हैं, है ना। 40 तो वो स्कोर कर ही देता है। अगर इसको हम जब सेकंड बैट्समैन हमारा आउट हो जाएगा तो शायद ये टीम को थोड़ा सा संभाल ले। 40 इज़ गुड इनफ, ठीक ठाक स्कोर कर रहा है वो। लेकिन अगर बच्चों इसका सेंट्रल टेंडेंसी 7 आया होता, कितना, 7, तो मैं सोचता है इसका बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो इसको तो मैं मैच में नहीं रखूंगा क्योंकि ये तो लगभग 7 के आसपास ही बनाता है। 7 से थोड़ा ऊपर नीचे बनाएगा तो इसको कौन रखेगा, 7 रन से मेरा क्या फ़ायदा है। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बच्चों सभी डेटा की बात ना करके आप किसकी बात किया करेंगे, आप सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेजेस की। और सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के कितने तरीके हैं आपके, 3 तरीके हैं, दैट इज व्हाट, मीन, मीडियन एंड मोड। करेक्ट, कोई डाउट है बताइए। अब आइए लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का दिया आपका। स्टूडेंट्स ये एक एग्जांपल दिया है, कंसीडर सिचुएशन व्हेन 2 स्टूडेंट्स मैरी एंड हरी रिसीव्ड देयर टेस्ट कॉपीज, द टेस्ट हैड 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 10 मार्क्स। मतलब टेस्ट कितने नंबर का हुआ, 50 मार्क्स का, क्योंकि उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे बताइए, 5 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन में 10 मार्क्स थे, तो टोटल टेस्ट हो गया कितना, 10 5 50 का टेस्ट हो गया। सही ना। अब देखो बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, ये किसके मार्क्स हैं, मैरी के मार्क्स हैं, और ये किसके मार्क्स हैं, हरी के मार्क्स हैं। करेक्ट। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में मैरी को कितने मिले, 10 आउट ऑफ 10 मिल गए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में मैरी को कितने मिले, 10 में से 8 मिले। क्वेश्चन नंबर 3 में मैरी को कितने मिले, 9 आउट ऑफ 10। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में मैरी को 8 मिले। अब आपको पढ़ना आ गया बताइए। तो अगर पढ़ना आ गया तो मुझे ये बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में हरी को कितना नंबर मिला, क्वेश्चन नंबर 5 में हरी को कितना नंबर मिला, कहाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा और हरी ये रहा नीचे, तो हरी को क्वेश्चन नंबर 5 में कितना मिला, 10 मिला। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में हरी को कितना मिला, 10। क्वेश्चन नंबर 3 में हरी ने कितना स्कोर किया, 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो ये आपने टेबल देखी। ठीक है, अब आइए देखते हैं बच्चों, ये दोनों बच्चे जो हैं मैरी और हरी, ठीक है, अब इनकी लड़ाइयाँ हम देखते हैं कि क्या इनकी लड़ाई हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा हम इस PDF को स्लाइड आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो देखिए हमने क्या किया, हमने दोनों बच्चों का क्या निकाल लिया, लड़ाई। आप देखते जाइएगा दोनों बच्चे कैसे लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। करेक्ट। तो दोनों बच्चों की लड़ाइयाँ ये देखते हैं क्या होती हैं। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। देखिए बच्चों, क्या हुआ कि आपने छोटी क्लास में बच्चों, क्लास 8 में कम से कम एवरेज या फिर मीन निकालना तो सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो आइए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ठीक है ना। मीन कैसे निकालते हैं बच्चों, मीन कैसे निकालते हैं, मीन या फिर आप क्या बोल सकते हैं, एवरेज। क्या आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी मैं आपको बता देता हूँ, परेशान नहीं हो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और डिवाइडेड बाय व्हाट, सब बच्चे ये नोट कर लेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हाट, ऑब्जर्वेशंस। देखो बच्चों, तो दोनों में लड़ाई हो गई कि भाई कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है एक काम करो, दोनों का एवरेज निकाल लूँ। ठीक है, देखो जरा एवरेज कैसे निकालते हैं, बताइए। मैरी का एवरेज चलिए निकाल के बताइए, मैरी का एवरेज कैसे आएगा, क्या फॉर्मूला लिखा है बताओ। मैरी के जो मार्क्स मिले उसका एवरेज कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों मैरी में चले जाइए, यहाँ पर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब जितने भी मार्क्स उसको मिले हैं सबको जोड़ दो। पहला ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है बच्चों, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है, ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन है और ये फिफ्थ। हालांकि पुरानी टेबल से भी आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ तो असेंडिंग फॉर्म में लगा दिया गया है ना, नहीं समझे। हाँ देखिए जरा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो ओरिजिनल टेबल दी गई थी क्वेश्चन में
उसको अगर आप देखोगे तो ये देखिए M फॉर मैरी और H फॉर हरी, ठीक है। तो मैरी के बच्चों कितने नंबर थे, 7 थे, फिर 8 थे, फिर 8 थे, सॉरी इन्होंने पीछे खोला हुआ, ओरिजिनल टेबल कहाँ है, हाँ, मैरी के क्वेश्चन नंबर 1 में कितने थे, ओरिजिनल टेबल जो क्वेश्चन में दी हुई थी 10, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कितने मार्क्स थे 8, क्वेश्चन नंबर 3 में 9, क्वेश्चन नंबर 4 में 8 और क्वेश्चन नंबर 5 में 7 थे, ठीक है। हरी के कितने थे, क्वेश्चन नंबर 1 में 4, क्वेश्चन नंबर 2 में 7, क्वेश्चन नंबर 3 में 10, क्वेश्चन नंबर 4 में 10 और क्वेश्चन नंबर 5 में 10, ऐसा ही कुछ था कि नहीं, बताइए बच्चों। अब मैरी का एवरेज निकाल लीजिए, बताओ क्या करोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब क्वेश्चन नंबर, ये सब ऑब्जर्वेशन ही तो है बच्चों। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जाके आप चेक करोगे भाई मैरी को क्वेश्चन नंबर 1 में कितना मिला 10, क्वेश्चन नंबर 2 में कितना मिला 8 मार्क्स, तो ये ऑब्जर्वेशन ही तो है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करिए, तो करिए क्या हो जाएगा 10 प्लस बोलिए 8 प्लस, चेक करो ना, 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7, 9 प्लस बोलिए। अब ये बताओ बच्चों ऊपर क्या लिखा है हमने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 ही तो क्वेश्चन थे, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया इसको आपने किससे, 5 से। बच्चों जब आप ऊपर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 42, 42 को 5 से आप लोग डिवाइड लगाइएगा, कितना आएगा 8.4। अब इसी तरीके से आप किसका एवरेज निकालोगे, हरी का एवरेज या फिर मीन आप बोल सकते हो, ठीक है। हरी के मार्क्स का एवरेज ऑफ हरीज मार्क्स, तो निकाल लीजिए हरीज एवरेज स्कोर निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे बताइए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 41 और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा 8.2। अब देखो बच्चों किसका एवरेज अच्छा आ रहा है बताइए, मैरी का एवरेज अच्छा आ रहा है, यानी कि मैरी का जो एवरेज है वो 8.4 है, 8.4 8.2 से ज़्यादा होता है बच्चों। हरी का कितना आ रहा है 8.2 आ रहा है। अब मैरी बोलने लगी भाई मेरा तो एवरेज मार्क्स अच्छा है तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। अब देखो ये लड़ाई हुई, ठीक। अब देखो आगे क्या होती कहानी, आगे ये होती है, नीचे देखिए, सिंस मैरीज एवरेज स्कोर वॉज मोर देन हरीज, मैरी क्लेम टू हैव परफॉर्मेंस बेटर देन हरी, बट हरी डिड नॉट एग्री। अब हरी बोला नहीं ऐसा तो नहीं है, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो हरी से पूछा गया कि भाई ये बताओ तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसे अच्छी है, तो हरी ने कहा एक काम करो कि तुम हमारे और तुम्हारे मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। ध्यान से चेक करो, ये मैरी रही और ये हरी, कह रहा हमारे और तुम्हारे मार्क्स को किस में लगा दो, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम वाला पहले, फिर उससे बड़े वाला, फिर उससे बड़े वाला, फिर उससे बड़े वाला। तो चेक करिए बच्चों, मैरी का सबसे कम मार्क्स क्या आया है 7, फिर उसके बाद 8, फिर 9, फिर 8 के बाद फिर से 8 आना चाहिए ना, 7 फिर 8 फिर 8 फिर 9 फिर 10, ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। हरी का लगा दीजिए, हरी का तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो बात समझिए बच्चों, अब हरी ने क्या बोला, हरी ने बोला देखो एक काम करो, मिडिल मोस्ट वाला टेस्ट चेक कर लो। क्या चेक कर लो? मिडिल मोस्ट वाला टेस्ट चेक कर लो। बच्चों कितने टेस्ट हुए थे इनके बताइए, टेस्ट नहीं सॉरी क्वेश्चन कितने हुए थे इनके 5। तो उसने बोला मिडिल मोस्ट वाला क्वेश्चन चेक कर लो, ठीक, मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू चेक कर लो। क्या चेक कर लो? मिडिल मोस्ट वैल्यू चेक कर लो। डेटा पॉइंट्स की, ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं बच्चों, डेटा पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद मिडिल मोस्ट वैल्यू चेक कर लो। अब एक बात बताओ बच्चों कि इसमें टोटल कितने डेटा हैं 5, तो बच्चों 1 2 3 4 5 है। मैंने बोला मिडिल वाला डेटा कौन सा होगा, तो सीधी सी बात है भाई, अगर 5 डेटा है तुम बोलोगे देखो 2 उधर से हटाओ और 2 इधर से हटाओ, अरे 2 दाएं हाथ से हटाओ 2 बाएं हाथ से हटाओ, तो बीच में जो बचेगा वही तो मिडिल होगा। नहीं समझ में? देखो एकदम बीचों बीच आ रहा है ये डेटा, इसको सर्कल कर दिया हमने। कोई डाउट है बताइए? आप सुनो, यही तो मिडिल में है। अरे भाई 2 डेटा पॉइंट उधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, इसी तरीके से हरी में 2 डेटा पॉइंट उधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, आ गया कि नहीं बताइए मिडिल मोस्ट। अब हरी क्या बोलता है, हरी कहता है देखो मेरी मिडिल मोस्ट वाली वैल्यू कैसी है, तुमसे ज़्यादा है। चेक करो भाई, मैरी की मिडिल मोस्ट कितनी है 8, हरी की मिडिल मोस्ट कितनी है 10। बात समझ आई कि नहीं? तो हरी बोलने लगा यार अगर हम अपने डेटास को कैसे रखें, अगर हम अपने डेटास तो नहीं होता है, डेटम होता है मेरे ख्याल से, डेटा के प्लूरल डेटम होता है ना, चलो जो भी हो। सुनो, अगर हम डेटा को कैसा रखें असेंडिंग ऑर्डर में, तो मेरा मिडिल मोस्ट का वैल्यू क्या है, तुमसे ज़्यादा है, तो मेरी परफॉर्मेंस तुमसे अच्छी है। यहाँ तक लड़ाई हुई, पहले एवरेज निकाला, किसका अच्छा आया बताइए? मैरी का एवरेज अच्छा आया, सही है। तो मैरी ने बोला मैंने अच्छा परफॉर्म किया। फिर हरी ने बोला एक काम करो, सभी मार्क्स को आप कैसे लगाओ असेंडिंग ऑर्डर में, और मिडिल मोस्ट वैल्यू को चेक कर लो, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? तो हरी का परफॉर्मेंस, अब फिर लड़ाई देखिए आगे बढ़ रही है। अब लड़ाई कैसे आगे बढ़ रही है वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में दोनों बच्चों की लड़ाइयों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए स्लाइड आपको थोड़ी सी ऊपर करनी होगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो। हरी सेड दैट हीज मिडिल मोस्ट स्कोर वॉज 10 विच वॉज हायर देन मैरीज मिडिल मोस्ट, है ना, दैट इज 8, हीज परफॉर्मेंस शुड बी रेटेड बेटर। ऐसा हरी ने बोला कि भैया मेरी मिडिल मोस्ट वैल्यू कैसी है, अच्छी है। अब देखो बच्चों,
आगे पढ़िए जरा, आगे पढ़िए। आगे कहता है एनसीईआरटी, बट मैरी वॉज नॉट कन्विंस्ड। ठीक है, मैरी कन्विंस नहीं हुई, मैरी नहीं मानी उसकी बात से, पता है? पढ़िए जरा। ठीक है, वैसे यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया है तो आपको शायद दिखाई ना पड़ रहा हो। ठीक है, इसको हम पहले हटा देते हैं, फिर आप इसको पढ़िए। ये सब पढ़ने के लिए दिया जाता है बुक, बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको शुरू में मटेरियल पढ़ना ही पड़ेगा कि एनसीईआरटी क्या कहता है। यस बताइए। हाँ, वो ऊपर का कट रहा है ना, कोई बात नहीं, यहाँ से दिख रहा है बट मैरी से, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। सुनो, बट मैरी वॉज नॉट कन्विंस, टू कन्विंस मैरी हरी ट्राइड आउट अनदर स्ट्रेटजी। हरी तो एकदम पीछे पड़ गया, ठीक है, कि वो कोई और स्ट्रेटजी अपनाता है। अब देखो क्या गेम खेलता है हरी, मतलब हरी चाहता है कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी शो हो जाए। ध्यान से चेक करो, ही सेड दैट he had scored 10 marks more often, 3 times as compared to Mary who scored 10 marks only once, so his performance was better. हरी ने बोला देखो मैंने 10 मार्क्स 3 टाइम्स लेके आया हूँ, मैं 3 मार्क्स, हाँ मतलब मेरे 3 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, मेरे 10 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। आइए हम आपको दिखाते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से। ये देखिए इस टेबल में बच्चों वापस चले जाइए, और हरी की भी बात मुझे सही लग रही है बेचारा। ये देखो इस टेबल को देखिए, हरी ने सबको कन्विंस करने के लिए वहाँ पे बोला कि देखो मेरे 10 मार्क्स कितनी बार आए हैं, 3 बार आए हैं। तो ध्यान से ज़रा सुन लीजिए, पहले तो मेरी एक बात सुन लीजिए बच्चों, जो डेटा जितनी बार आता है वही उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हरी के 10 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, चेक करो, हरी के 10 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। अगला क्वेश्चन सुनिए, मैरी के 10 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, क्योंकि मैरी 1 बार ही लेके आती है। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, मैरी के 8 मार्क्स लाने की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, क्योंकि मैरी 8 मार्क्स केवल 2 टाइम्स लाती है। बहरहाल ये मुद्दा नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी लेना हमने आपको सिखाया बातों बातों में। हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हरी ने क्या बोला, मैं तो 3 टाइम्स क्या लेके आता हूँ 10 मार्क्स, तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। सही भी बोल रहा है बेचारा। अब लड़ाई में जीतेगा कौन, ठीक है ना, तो इसके लिए बच्चों हमने तरीके बनाए हुए हैं, किसके बताइए, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के। तो ध्यान से चेक करिए, यही आपको बताया जा रहा है यहाँ थ्योरी में, आगे पढ़ लीजिए। द एवरेज स्कोर दैट मैरी वॉज फाउंड इन द फर्स्ट केस इज द मीन। फर्स्ट केस आपने देखा जिसमें लड़ाई हुई, तो जब एवरेज निकाला था उसको हम क्या बोलते थे, मीन। द मिडिल मोस्ट स्कोर दैट हरी वॉज यूजिंग फॉर हिज आर्ग्यूमेंट इज द मीडियन। बात समझ में आई। सेकंड केस में क्या किया था आपने बताइए, सेकंड केस में डेटा पॉइंट्स को असेंडिंग फॉर्म में लगाकर मिडिल मोस्ट वैल्यू निकाली थी। तो जब आप डेटा पॉइंट्स को असेंडिंग फॉर्म में लगाते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग फॉर्म में लगाने के बाद किसको चेक करते हैं, मिडिल मोस्ट वैल्यू को। तो उसी मिडिल मोस्ट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। और बच्चों तीसरा जो तरीका अभी आया, जो हरी ने तीसरी बार दिमाग लगाया, बोला कि मैं तो 10 मार्क्स कितनी बार लेके आता हूँ 3, यानी कि हरी ने बोला मेरे 10 मार्क्स लाने की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है। तो ये जो तरीका है सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का, इसको हम मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोड। चेक करो, द मोस्ट ऑफन स्कोर मार्क्स दैट हरी यूज इन हिज सेकंड स्ट्रेटजी इज द मोड। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो फिर से आइए मोटी मोटी बात करते हैं। फर्स्ट मेथड में आपने क्या निकाला, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के 3 तरीके, कौन कौन से, मीन, मीडियन और मोड। मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन क्या होता है, पहले तो डेटा को असेंडिंग फॉर्म में लगाइए, बीच में जो वैल्यू आ रही हो मिडिल मोस्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। अभी एक एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ाएंगे, उसके लिए परेशान ना हो, पहले सुन लो, ठीक। और तीसरा तरीका जिसमें आप ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रही है, उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, कि वो तरीका है सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का ही, लेकिन वो तरीका कौन सा तरीका कहलाता है, मोड। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि कौन सही कौन गलत, तो यहाँ पर जवाब ये है कि कौन सही और कौन गलत तो बच्चों अभी आपको नहीं पता चल पाएगा, ये तो सिचुएशन को देखते हुए पता चलेगा। जब आप मीन, मीडियन, मोड के बारे में और जानकारी लिया करेंगे, क्लास 11th तक आप जब पहुंचेंगे तो आपको जानकारी होगी कौन से सिचुएशन में मीन लेते हैं, कब मोड लेते हैं, कब मीडियन। एक्चुअल में ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसको अभी हम यहाँ पर ये बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते कि कौन सही और कौन गलत। अभी आपको बस ये सीखना है कि मीन, मीडियन, मोड कैसे निकाला जाता है और कब कब क्या क्या निकाला जाता है। ये आप धीरे धीरे जब आगे पढ़ाई करोगे तो सीखोगे, बाकी जो बीच बीच में आता रहेगा तो हम आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, ठीक है ना। अब आइए बच्चों हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले किसको, मीन को, ठीक है। तो बच्चों जब मीन हम निकालते हैं, ठीक है, तो मीन कैसे निकालते हैं, मीन इज द मीन ऑफ अ नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मीन ध्यान से चेक करिए, द मीन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द सम ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये आप नोट लगा सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है, ध्यान से चेक करिए। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नंबर 5 की हेल्प से हम आपको समझाएंगे, बट उससे पहले ध्यान से चेक करें। जब भी आप कभी भी मीन निकालेंगे तो एक्स बार से दिखाएंगे। मीन को किससे दिखाते हैं? एक्स बार से। क्या करते हैं बताइए? आपके पास अलग अलग क्या होंगे? ऑब्जर्वेशंस होंगी, सबको ऐड कर लो। मान लो आपके पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, कौन कौन सी? x1, x2, x3, x4 और x5। तो क्या करेंगे बताइए? सबको ऐड कर देंगे, सही है। और क्या करेंगे? कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं बोलो यहाँ पर? 5 है, तो हम 5 से क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। और एवरेज को लिखने का तरीका क्या है बताइए? x के ऊपर बार लिख के हम एवरेज को दिखाते हैं। ठीक है, आइए हम आपको एग्जाम्पल नंबर 10 से इसको अच्छी तरीके से समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि 5 पीपल वर आस्क्ड अबाउट द टाइम इन अ वीक दे स्पेंड इन डूइंग सोशल वर्क इन देयर कम्युनिटी। जहाँ पे वो आसपास रहते हैं तो वो सोशल वर्क, ठीक है, किसी वीक में वो सोशल वर्क के लिए, मतलब लोगों की सहायता वहायता करने के लिए, या जो भी सोशल वर्क में तो प्लांट्स लगाना ये सब कुछ आ गया। ठीक है, तो सोशल वर्क करने के लिए बच्चों को कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कितना टाइम देते हैं। ठीक है, 5 बंदों से पूछा गया। अब उन्होंने जवाब क्या दिया सुनिए। पहले बंदे ने बोला कि भाई मैं तो 10 घंटे दे देता हूँ, एक हफ्ते में कितने घंटे देता हूँ सोशल वर्क के लिए? 10 घंटे, 10 आवर्स। दूसरे बंदे ने बोला भाई मैं तो 7 आवर्स ही दे पाता हूँ। तीसरे वाले ने बोला भाई मैं तो 13 आवर्स दे पाता हूँ। फोर्थ वाला जो बंदा है बच्चों, उसके पास तो बहुत टाइम है, ठीक है, वो 20 आवर्स देता है, बहुत अच्छा बंदा है, वो तो सोशल वर्क करता है। नेक्स्ट लास्ट वाला कितना है? 15 आवर्स देता है एक हफ्ते में। ठीक है, ये बात है। कह रहा फाइंड द मीन और एवरेज टाइम इन अ वीक डिवोटेड बाय देम फॉर सोशल वर्क। अब सुनो जरा, ये मोहल्ले में 5 बंदे रहते हैं, ठीक, आप आए बाहर से, आपने इनके पड़ोसी से पूछा, किसी से, इन 5 के बारे में आपने पड़ोसी से पूछा, अच्छा ये बताओ ये कैसे बंदे हैं? बोलेगा मतलब कैसे बंदे क्या? तो बोलेगा, आप बोलोगे कि ये बताओ ये मतलब सोशल वर्क के लिए जो प्रोग्राम चलता है हम लोग की कम्युनिटी में, बोलेगा हाँ हाँ। तो बोलेगा बताओ ये कितने घंटे देते हैं ये लोग, लगभग हफ्ते में ये लोग लगभग कितने घंटे देते हैं? ऐसे ही तो पूछेगा आपसे। तो हर एक बंदे का नहीं बताओगे आप क्या बताओगे? एवरेज बताओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आइए जरा एवरेज निकाल लेते हैं। बताइए क्या पढ़ाया गया था एवरेज का फॉर्मूला? हाँ, तो आपको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। किसका एवरेज निकालना है बताइए? नंबर ऑफ आवर्स दे स्पेंड इन अ week. It is given by what? Sum of all observation divided by total number of observations. तो बच्चों अभी हमने आपको बताया था कि मीन को हम कैसे दिखाते हैं? x बार से। अच्छा बच्चों, कुछ बच्चे मेरे को पूछते सर ये x1, x2, x3, x4 ये सब क्या होता है? तो बच्चों ये डेटा होते हैं जो आपको दिए हुए रहते हैं, समझे? तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। सेकेंड डेटा पॉइंट क्या है? 7। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। नेक्स्ट डेटा पॉइंट या ऑब्जर्वेशन आप बोल दो कितनी है? हाँ, तो आप x3 की वैल्यू कितनी बोल दोगे? 13। नेक्स्ट डेटा पॉइंट क्या हो जाएगा बोलिए फटाफट बच्चों? 13 के बाद 20, सही है। और नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, तो x5 कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ? 15, सही है, करेक्ट। तो यहाँ पर बच्चों मीन कैसे निकालेंगे बोलिए? मीन को किससे दिखाते हैं बताओ? x बार से। ये जो x बार लिखा है ना बच्चों, इसको पढ़ा जाता है क्या? ये देखिए, इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको हम रीड एज x बार। कैसे पढ़ेंगे? x बार। और ये होता क्या है? ये क्या है? मीन होता है। क्या होता है? ये सेंट्रल टेंडेंसी नापने का पहला तरीका है, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का पहला तरीका है। इसको हम क्या बोलते हैं? मीन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। यहाँ से देख लीजिएगा, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन के लिए हमको यही तो लिखना पड़ेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस व्हाट? x4 और प्लस x5 और डिवाइडेड बाय बच्चों कितनी ऑब्जर्वेशन है बताइए? 5। चेक करो, 5 बंदों का डेटा लिया गया तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। आइए इसको फटाफट बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन कैमरे पे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। चलो, x1 की वैल्यू कितनी बताइए? 10, सही है। तो 10 प्लस x2 की वैल्यू कितनी बोलिए? 7 और प्लस x3 की वैल्यू कितनी बोलिए? 13, ओके। और x4 की वैल्यू कितनी बताइए? 20 और x5 की वैल्यू कितनी बताइए? 15, सही है। डिवाइडेड बाय क्या कर दिया आपने? 5। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका कितना आएगा? 65/5। चेक करो ना, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 13 कितना हो जाता है आपका? 30, है ना? सही बोला मैंने? हाँ, 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 50। 50 प्लस 15 65। 65 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है, तो जब बाहर से एक बंदा आया जिसने पूछा उसके पड़ोसी से, भाई ये लोग कितने घंटे देते हैं? तो बोलेगा ऑन एन एवरेज 13 आवर्स तो दे देते हैं, ऐसे ही तो बात करेगा। तो एवरेज क्या आया आपका? 13। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, जब भी आप एवरेज निकालते हैं तो उसकी यूनिट भी लिखी जाती है। उसकी यूनिट भी किसके बारे में बात कर रहे थे आप टाइम के बारे में बात कर रहे थे। आपने टाइम का क्या निकाला है? एवरेज। और टाइम की यूनिट क्वेश्चन में क्या दी थी? आवर्स। तो आप भी 13 के आगे क्या लिखा करेंगे? आवर्स। ठीक है, ये आ गया। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है इसमें? हाँ, सिंपल है। ठीक,
अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं बच्चों, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा। ये सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट ये क्या होता है, सुनिए जरा, सिग्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा। ठीक है, तो यहीं पे मैं इसको सॉल्व कर दूं क्या, यहीं पढ़ा दूं, ये तो हो जाएगा ना आराम से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा ये क्या होता है भाई, सिग्मा सुनो। देखिए, एक तो फिजिक्स में आप सिग्मा पढ़ेंगे, सिग्मा ये सब बच्चों ग्रीक लेटर होता है ना सिग्मा। ठीक, एक तो फिजिक्स में आप पढ़ा करेंगे, फिजिक्स में सिग्मा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये स्मॉल सिग्मा होता है, जैसे कि आप ABCD में स्मॉल ए पढ़ते हो और कैपिटल ए भी पढ़ते हो। स्मॉल ए को कैसे लिखते हो बताओ, हैं, और कैपिटल ए को कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो। ठीक इसी तरीके से फिजिक्स में जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताया करेंगे, जैसे डेंसिटी वगैरह का, तो आपको सिग्मा लिख के दे देगा क्लास 11 में जाओगे। ठीक है, तो ये स्मॉल सिग्मा है बच्चों, लेकिन कैपिटल सिग्मा कैसे आएगा, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से, इसको कैपिटल सिग्मा बोलते हैं। अभी हम आपके NCERT में भी सिंबल बता देंगे, ये सिग्मा। अब इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, ये कैपिटल सिग्मा, ये स्मॉल, हम लोग यहाँ कैपिटल सिग्मा की बात कर रहे हैं, ये ग्रीक लेटर्स होते हैं बच्चों। सिग्मा का मतलब नथिंग, सिग्मा मतलब समेशन करना, क्या करना, समेशन करना, ऐड करना। ये सिग्मा काम कैसे करता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए सिग्मा काम कैसे करता है। देखिए, अगर देखिए कैसे लिखेंगे बच्चों, इससे पहले हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। x1 कितना था बोलिए यहाँ पर 10, x2 यानी कि सेकंड डेटा कितना था 7, थर्ड डेटा कितना था 13 और फोर्थ डेटा कितना था, हाँ, और फिफ्थ डेटा कितना था 15 था। सही है, तो बच्चों यहाँ पर अगर आप एवरेज निकालोगे तो पता है मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान समझो ना, मैं लिखूंगा समेशन ऑफ x, क्या पढ़ेंगे इसको बताइए, सिग्मा ऑफ x पढ़िए या समेशन ऑफ x i, यहाँ पे i लिख दीजिए, समेशन ऑफ xi एंड i वेरीज फ्रॉम 1 to जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं, बताओ यहाँ कितने ऑब्जर्वेशन है 5, तो हम लिखेंगे i वेरीज फ्रॉम 1 to 5। ठीक, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट 5। ठीक, अब ये क्या लिख दिया हमने ऊपर, देखो आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना, रुको पहले मैं आपको समेशन का ही मतलब बता देता हूँ, परेशान ना हो। देखो जरा बात समझो, जैसे ये सिंबल लगा हुआ है समेशन ऑफ xi, क्या पढ़ोगे इसको, समेशन ऑफ xi, i वेरीज फ्रॉम 1 to, i हमेशा वहाँ 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ पे जाएगा, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5। सही है, अब कोई बोलेगा इसका हमें मतलब नहीं समझ में आया, ये आप क्या लिख रहे हो, तो हम बोलेंगे देखो ये हम पता है क्या लिख रहे हैं, सुनो, इसका मतलब होता है क्या कि i1 की वैल्यू कितनी लो, 1 से लेके 5 तक लो, और जो जो आता जाए उसको जोड़ते जाओ, ये मतलब होता है। तो i की वैल्यू पहले 1 रखो, कितना आएगा x1, फिर प्लस लगा दो। ठीक, फिर i की वैल्यू कितनी रखो 2, तो x2 लगा दो, x2 आ गया, कोई डाउट, फिर क्या लगा देंगे प्लस, फिर क्या आ जाएगा बताओ, i की वैल्यू 3 रखो, x3, फिर x4, कहाँ तक चलेगा ऐसा, हाँ ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट, अपर लिमिट में जो लिखा होगा वहाँ तक जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, इसको क्या पढ़ोगे बताओ, समेशन ऑफ xi वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to 5 या i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 5। इसका मतलब क्या है, ये सिग्मा क्या कर रहा है, ये समेशन कर रहा है किसका, सभी डेटा पॉइंट्स का, कहां से कहां तक डेटा पॉइंट्स, तो i इज इक्वल टू 1 to 5 तक वाले सभी डेटा पॉइंट्स, यानी कि कौन कौन से डेटा पॉइंट्स, x1, x2, x3, x4, x5। तो सर ऐसे क्यों लिखते हैं, सर ऐसे क्यों लिखते हैं, सर ऐसा क्या बना दिया, ऐसा हमने इसलिए बना दिया क्योंकि ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब भी आपने क्या निकाला था, मीन। ठीक है, तो मीन आपने जब निकाला था तो आपने ऐसे लिखा था x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे किया था। बच्चों एक बात बताइए, अभी तो यहाँ पर ओनली 5 डेटा पॉइंट्स थे, तो भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 हमने लिख के दिखा दिया, किसकी जगह, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन की जगह। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, अगर 100 डेटा होता, सोचो 100 डेटा पॉइंट्स होते हैं, कितनी देर तक लिखोगे बताओ, नहीं समझ पाए बात। तो अभी तो इसी चीज़ को शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है, ये चीज़ को शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है बताओ, क्या लिखेंगे इसको, सिग्मा ऑफ xi वेयर i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 5 एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट 5। ऊपर क्या लिखा है, समेशन ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स। इसको लिखने का ये क्या है, शॉर्ट तरीका है। बताइए कोई डाउट है, तो सभी बच्चे इसको यहाँ पर नोट कर लें। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई डाउट है बताइए। सपोज n डेटा है, n स्मॉल n डेटा है, n यहाँ पर क्या है, एक नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 20 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, तो हम i को i इज इक्वल टू 1 to कहाँ तक लिखेंगे, n तक। कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब देखिए बच्चों, आइए हम आपको दिखाते हैं, NCERT भी यही कहती है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ाएं PDF को, ये देखिए स्टूडेंट्स,
ये तो आंसर था, द मीन टाइम स्पेंड बाय 5 पीपल इन डूइंग सोशल वर्क इज 13 आवर्स इन अ वीक। जो मीन आता है उसकी एक यूनिट होगी, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा आगे पढ़िए, कह रहा नाउ इन केस वी आर फाइंडिंग द मीन टाइम स्पेंड बाय 30 पीपल इन डूइंग सोशल वर्क। अब मान लो उसी कम्युनिटी में अगर 5 बंदों से ना पूछ के हम कितने बंदों से पूछते, 30 पीपल से अगर पूछते, तो सोचो कितने ऑब्जर्वेशन आते हैं आपके पास। 30 आते हैं कि नहीं आते बताइए। x1 आता है, x2 आता है, x3 आता है, x4 आता है, x5 आता, x6 आता, x7 आता, x8 आता, ऐसे करते करते x30 तक आते हैं। तो जब आप सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस करते बच्चों वहाँ पर, सही है, जब आप क्या करते हैं मीन निकालते तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ऊपर क्या रखते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपको ऊपर रखना पड़ता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ऐसे करते 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 आपको कहाँ तक लिखना पड़ता, 30 तक। तो बच्चों इतना ज़्यादा कौन लिखेगा। तो अच्छा डिवाइडेड बाय क्या करते, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो बच्चों इसका शॉर्ट तरीका क्या है, समेशन ऑफ क्या लिखते हैं, xi वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to 30। ये क्या हो गया, यहाँ से लेके इसका क्या हो गया, सम हो गया, एंड डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, 30, खत्म। यही चीज़ आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी है। अब एनसीईआरटी क्या कहता है, सिमिलरली फॉर n ऑब्जर्वेशंस, माना क्या है n ऑब्जर्वेशन। भाई n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी हमने बोला कि भाई 5 बंदों का सर्वे किया गया तो ऊपर क्या आ गया 5, 30 बंदों का सर्वे किया गया ऊपर 30। अगर n बंदे होते तो ऊपर हम कितना लिखते, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। कोई डाउट है बताइए। आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। आ गया, अच्छा एक चीज और नोट लगवाते हैं जरा, है नाउ स्टूडेंट्स। ये देखिए एनसीईआरटी में नोट लगा लिए, वी यूज द ग्रीक सिंबल, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, फॉर द लेटर सिग्मा। ग्रीक लेटर सिग्मा है। इसको किसके लिए यूज किया जाता है, समेशन। समेशन मतलब ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, और इसका मीनिंग तो हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 11। कह रहा फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ अ स्कूल गिवन इन एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 2 आप पीछे कहीं खोल के देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, छोड़ो उसको बहरहाल। तो वहाँ पर बच्चों यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स होंगे टोटल, सबके मार्क्स दिए होंगे, है ना, 100 में से, ठीक। तो बताइए अगर मुझे मीन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा बताइए, मीन का फॉर्मूला मैं कैसे निकालूंगा बताइए। एक्स बार ये क्या होता है, मीन या फिर एवरेज, इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा बोलिए, समेशन ऑफ xi वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to 30 होल डिवाइडेड बाय 30। अब कोई बोलेगा ये ऊपर क्या लिख दिया तुमने, हमें समझ में नहीं आया, तो हम उसको बोलेंगे देखो भाई ऊपर लिखा है हमने x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे करते करते कहाँ तक, x30 तक, डिवाइडेड बाय व्हाट, 30। कोई डाउट है बताइए। अब यही किया गया है यहाँ पे, देखिए पहले ये ऊपर वाला पोर्शन इन्होंने अलग से निकाल लिया है, समेशन ऑफ xi i वेरीज फ्रॉम 1 to 30 अलग से निकाल लिया है पहले। इसको बात समझ में आएगी नहीं, x1 प्लस x2 प्लस x3 सभी मार्क्स को ऐड कर दिया है बच्चों के, कितना आया 1779। तो इतने पोर्शन की जगह आप क्या रखोगे बताओ, हाँ, तो x बार इज इक्वल्स टू इतने पोर्शन की जगह समीशन कितना आ गया सभी बच्चों के मार्क्स का, समीशन मतलब ऐड करने पर कितना आया, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 30। तो ये सॉल्व वॉल्व आप लोग करते रहना, कितना आ गया 59.3 अप्रॉक्स में। यानी कि इस क्लास के जो 11th या फिर जो 9th क्लास जो भी क्लास है, 9th क्लास के बच्चे जो 30 स्टूडेंट्स हैं तो उनके एवरेज मार्क्स कितने, 59.3, ठीक है। तो 60 के आसपास है ना। तो दो टीचर आपस में बात कर रहे होंगे इन 30 स्टूडेंट्स के बारे में, तो दो टीचर, पहला टीचर पूछेगा भाई ये बताओ ये तुम्हारी क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है मैथमेटिक्स में, 30 स्टूडेंट्स हैं तुम्हारी क्लास में, कैसा परफॉर्मेंस है। तो दूसरा वाला बोलेगा कि मैं ऑन एन एवरेज 60 के आसपास तो है ही, ले ही आए हैं बच्चे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक बच्चा 60 के आसपास ले, देखो ना किसी के 80 भी हैं, किसी के 88 भी हैं, हाँ, किसी के 92 भी हैं। तो ये डेली लाइफ में हमारे लिए यूज़फुल होता है सेंट्रल टेंडेंसी निकालना, और सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का पहला तरीका भी आपने सीखा क्या, मीन, ओके। तो स्टूडेंट्स आपने एग्जाम्पल नंबर 11 में देखा किस तरीके से हमने x बार इज इक्वल्स टू क्या किया, समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी यहाँ पर 30, समेशन ऑफ xi मतलब i बिलोंग फ्रॉम 1 to कितने 30। अच्छा एक बात बताओ, ये प्रोसेस आपको बच्चों टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगा, बिकॉज इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ ना हमारा, बिकॉज x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करते रहे। तो हम एक और नया मेथड फाइंड करने जा रहे हैं, हम ये करेंगे कि हर एक डेटा की फ्रीक्वेंसी निकाल लिया करेंगे। जैसे कि अभी देखिए, बात समझिए, देखिए बच्चों, अभी तक आपने क्या किया था, ध्यान से समझिए कि ये जो आपने समेशन निकाला था, ठीक है, ये देखिए ये जो आपने अभी ये समेशन निकाला था ना, समेशन xi, ठीक है, समेशन xi निकाला था वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to
30। इसमें बच्चों आपने सभी डेटा पॉइंट्स को ऐड किया था, याद करो आपने क्या किया था, x1 प्लस x2 ऐसे करके, है ना। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है 10 प्लस 20 प्लस 36 प्लस 92 ऐसे करते करते, ठीक। अब ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बच्चों, क्योंकि अब यहाँ 30 नंबर ऐसे हैं जिसको हमें 30 नंबर है ना टोटल, भाई 30 स्टूडेंट्स होंगे तो 30 नंबर से उनको ऐड करना पड़ेगा। अब मान लो 100 नंबर्स होते फिर, तो हम क्या करते हैं, हम चालाकी करते हैं। देखिए बच्चों हम क्या चालाकी करेंगे, थोड़ा ध्यान दें जरा। देखिए मीन निकालने के लिए क्या करना होता है, बोलिए, ऊपर क्या रखना होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, और नीचे क्या करना होता है बताइए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से समझो, आप एक काम करो ना, चेक करो, ये 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स से 10 यहाँ कितनी बार आ रहा था, 1 टाइम। 10 कितनी बार आ रहा था, 1 टाइम। तो 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, xi, यानी कि हम लिखेंगे डेटा पॉइंट, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखिए 10 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, इसलिए 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1। अब देखो बच्चों 20 कितनी बार आ रहा है, देखो जरा 20, आइए चेक करते हैं फटाफट, 20 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पर, ध्यान से चेक करो, मैं 1-2 ही आपको चेक करके दिखाऊंगा। देखिए 10, उसके बाद 10 एक ही बार आ रहा है, चेक कर लो। 20 कितने टाइम्स आ रहा है बच्चों, इस कॉलम में तो नहीं आ रहा है, इस कॉलम में भी नहीं आ रहा है, इस कॉलम में भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है ना। तो 20 की भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट नंबर आएगा आपका क्या, 36, ठीक है। 36 की फ्रीक्वेंसी बच्चों चेक कर लीजिए कितने टाइम्स आ रहा है, 36 चेक करो फटाफट कॉलम में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये देखो यहाँ पर है, 2 टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स आ गया, बस 3 टाइम्स है ना, हाँ ठीक है। तो 36 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। कोई डाउट है बताइए, हाँ। अब चलिए फटाफट 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं बच्चों, 1-2 डेटा पॉइंट और देख लेते हैं। 92 की फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स कितनी है, चेक करो, इस कॉलम में नहीं है, 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 और यहाँ पे देखिए ये सेकंड टाइम आया और ये रहा थर्ड टाइम। तो 92 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब बच्चों ध्यान से एक बात बताइए, छोटी क्लासेस से आप टेबल पढ़ते आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, बताओ। टेबल क्यों पढ़ाया जाता था, पढ़ाता था 5 3 जा कितना हो गया 15। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता 5 3 जा 15, तो 5 को 3 टाइम्स ऐड करते थे वो कि नहीं करते थे, बताओ। अब एक बात बताओ बच्चों, 92 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। जब हमने यहाँ पर ऐड किया था तो 92 को कितनी बार ऐड करना पड़ा था, 3 टाइम्स ऐड करना पड़ा था कि नहीं। तो एक बात बताओ, 92 प्लस 92 प्लस 92 करें, ध्यान से समझो, 92 को 3 बार ऐड करने का क्या मतलब है कि 92 प्लस 92 प्लस 92 करें, या फिर और का मतलब, या फिर 92 इंटू 3 करें, बात क्या है, सेम। तो अब हम क्या किया करेंगे, अपनी कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए बच्चों यहाँ पर हम एक और कॉलम बनाया करेंगे, और वो कॉलम किसका होगा, xi इंटू fi का, या फिर fi इंटू xi का, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी को उठा के किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑब्जर्वेशन से, डेटा पॉइंट से। डेटा पॉइंट मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो उससे उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि कॉलम बनेगा किसका, fi xi का, ठीक। तो 1 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 10। 1 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 20, ठीक। 3 इंटू 36 जो भी आ जाएगा, 3 6 18, 108 आ गया, ठीक। इसी तरीके से 3 इंटू 92 कितना आ जाएगा, 3 2 6 276, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए आपको चेक करना है कि हर एक ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है, फिर फ्रीक्वेंसी को उठा के उस ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो ये वाला कॉलम आएगा ना बच्चों, इसको ऐड कर दीजिए ना। नहीं समझ में आई बात, सबको ऐड करने से बढ़िया क्या है कि आप ऑब्जर्वेशन को लिखिए, ठीक, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखिए, फिर फ्रीक्वेंसी को उठा के ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये वाला जो कॉलम है इसको ऐड कर दो, तो अपने आप यही वाला एडिशन तो मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, यानी कि आपको समेशन निकालने का एक और तरीका मिल गया। बहुत ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, ये जो आप लिखते थे ना सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, अब हम यहाँ एक नई चीज़ लिखा करेंगे। इस कॉलम को जब आप ऐड करोगे ये वाले को, ठीक है, तो इस कॉलम को ऐड करेंगे, जब हमने पूरा नहीं दिखाया, अभी हम आपको टेबल दिखा देंगे। तो बच्चों जब हम लोग इसका समेशन लेते हैं ना, ऐड करने का मतलब इसका समेशन लेते हैं, यानी कि हमें fi xi के आगे क्या लगाना पड़ेगा, सिग्मा। चेक करो, हमें क्या लगाना पड़ेगा, fi xi के आगे क्या लगाना पड़ेगा, सिग्मा। तो सिग्मा fi xi, बात समझ में आई कि नहीं आई, सिग्मा fi xi करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर i कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो जवाब है ये 1 to 30 नहीं बिलोंग करेगा, ये कहाँ से कहाँ करेगा, जितने यहाँ पे आपका i कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, i इज इक्वल टू 1 to क्या 30 लिख दें ऊपर, नहीं, i 1 से 30 नहीं होगा, कितना होगा, तो जवाब है जितने टोटल नंबर ऑफ सेम टाइप के ऑब्जर्वेशन होंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ सेम टाइप के ऑब्जर्वेशन होंगे। नहीं समझे बात, हाँ ध्यान से। अभी हम आपको टेबल दिखा देंगे, परेशान ना हो भाई। 10 आता कितनी बार भी हो, लेकिन लिखा तो हमने यहाँ पर एक ही बार है। अब 20 कितनी बार भी आता हो, वैसे तो एक ही बार आ रहा है, लेकिन 36 को 3 टाइम्स आ रहा है, लेकिन लिखा तो एक ही बार है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पर जब आप काउंट करोगे तो टोटल आपको 13 ऑब्जर्वेशन मिलेंगी बस,
अगर रिपीटिशन हम ना देखें तो सेम टाइप की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 13। बात समझ आई कि नहीं आई? कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? 1 to 13 तक। अभी हम आपको दिखा देंगे, परेशान ना हो। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, ये जो सिग्मा लगा है समेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है f1 x1 प्लस f2 x2 और प्लस f3 x3, और ऐसा करते करते कहाँ तक जाएंगे बताइए? ऐसा करते करते जाएंगे हम लोग f13 x13। अब कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, सर ये क्या है? अरे भाई, ये जो आपने निकाला 10 आया, ये कैसे आया बताइए? ये जो 10 है ये क्या है? f1 x1 है, मतलब पहले डेटा को उठा के किससे मल्टीप्लाई किया? पहली फ्रीक्वेंसी से, इसलिए आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ये 20 क्या आया है? ये आया आपका f2 x2, यानी कि सेकेंड फ्रीक्वेंसी को उठा के आपने सेकेंड डेटा पॉइंट से मल्टीप्लाई किया। बात समझ में आई कि नहीं? ये जो 108 आया ये क्या आया है? f3 x3। ऐसे कितने आएंगे? 13 आएंगे। सबको हम ऐड कर देंगे और फिर डिवाइड किससे लगाओगे? तो डिवाइड हमेशा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही हम लगाते हैं। तो बहुत ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? ध्यान से चेक करो। यहाँ पर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस की जगह क्या आ जाएगा? मीन कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन की जगह क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ fi xi, और i बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ? 1 to n। अब n की वैल्यू क्या होगी? तो n की वैल्यू यहाँ से लेंगे, कितने हमने यहाँ पे डेटा पॉइंट लिखे हैं, सेम टाइप की जो वैल्यूज हैं वो हम लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? और डिवाइडेड बाय क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालोगे? तो जवाब है ये जो fi वाला कॉलम है फ्रीक्वेंसी वाला, इसको ऐड कर दोगे। नहीं समझ में आई बात? अरे 10 कितने बच्चों के आए? 1। 20 कितने बच्चों के आए? 1। हाँ, 36 कितने बच्चों के आए? 3। ठीक, 92 कितने बच्चों के आए? 3। तो टोटल बच्चे कैसे निकालोगे? फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ऐड कर दो ना, तभी तो टोटल बच्चे आएंगे। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे हम? इस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। फ्रीक्वेंसी को ऐड करने का क्या मतलब होता है बताइए? फ्रीक्वेंसी को ऐड करने का क्या मतलब होता है? तो जवाब फ्रीक्वेंसी को ऐड करने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी की क्या ले लो? समेशन ले लो। ठीक, जहां पे i कहां से कहां बिलोंग करेगा? 1 to n। ठीक है, अब समेशन ऑफ fi का क्या मतलब होता है? तो f1 प्लस f2 प्लस f3 इस तरीके से होता है। कहां तक? fn तक। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ ये रहा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ fi। कोई डाउट है बताइए? ये समेशन ऑफ fi हमेशा किसके इक्वल आएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, जो भी टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हो या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, जो भी दिए हो। ठीक है ना? कोई डाउट है बताइए? तो ये आपका क्या आ गया बताइए? मीन निकालने का एक नया फॉर्मूला आ गया। क्या हो गया बताइए? समेशन ऑफ fi xi where i varies from 1 to n divided by summation of fi। कोई नई चीज नहीं है, ये क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, और ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। कौन सा नया क्या हो गया? बस हमने अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। ठीक है ना? अब आइए हम आपको टेबल दिखाते हैं तो आपको क्लियर होगा आपकी एनसीईआरटी में। नाउ स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या ले लिया? मार्क्स। यहाँ पर क्या ले लिया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मार्क्स को आप किससे दिखाओगे? xi से। xi का मतलब ये डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी बोलिए? 10। x2 की वैल्यू कितनी है? 20। x3 की वैल्यू कितनी है? 36। x4 की वैल्यू कितनी है? 40। x5 की वैल्यू कितनी है? हाँ, x6 की वैल्यू कितनी है? इस तरीके से। ठीक है, x7 की वैल्यू कितनी है? x8 की वैल्यू कितनी है? 70। x9 की वैल्यू कितनी है? x10 की वैल्यू कितनी है? x10 का मतलब जो सेकेंड 10th ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, x11 यानी कि 11th ऑब्जर्वेशन 88, 12th ऑब्जर्वेशन 92 और 13th ऑब्जर्वेशन 95। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 30 स्टूडेंट्स थे तो 13 ऑब्जर्वेशन कैसे आ गई? 30 स्टूडेंट्स थे तो 13 ऑब्जर्वेशन कैसे आ गई? अरे भैया चेक करो, सामने हमने क्या लिखी हुई है इसकी फ्रीक्वेंसी। हम ये भी तो बता रहे हैं ना कि 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी fi से दिखाएंगे। 10 एक बार आता है, 2 1 टाइम्स आता है, 36 तो 3 टाइम्स आ गया कि नहीं आ गया बताइए? हाँ, तो 36 3 टाइम्स आ रहा था, वो यहीं तो कवर हो गया। 36 के सामने हमने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। कोई डाउट है बताइए? अब ये वाला कॉलम जब आप अब लोग ऐड करेंगे तो इस कॉलम को जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसको किससे दिखाया जाएगा? समेशन ऑफ व्हाट? इसको हम लोग किससे दिखाएंगे? इसको दिखाएंगे समेशन ऑफ fi से। ठीक, और वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to कितने टोटल ऑब्जर्वेशन हैं यहाँ पर? 13 है। तो असली में टोटल 30, लेकिन जो रिपीट कर रहे थे उनको एक एक बार लिखा और उसके सामने उनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। ठीक है, तो 1 2 अब समझ में आया 13 क्यों आता है? n की वैल्यू 13 क्यों आई? ठीक है ना, क्योंकि जनरली हम क्या बोलते हैं कि हाँ, और अच्छा ये आया कितना? 30 आया। आप इसको ऐड कर लीजिए, 30 आया। और है क्या ये बताइए? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होती है तो आप बोलोगे देखो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। कोई पूछेगा कैसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये कैसे आ गई, तो आप बोलोगे टोटल 30 स्टूडेंट्स की बात करी गई थी। तो चेक करो, 1 स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए, 1 स्टूडेंट के 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 36 मार्क्स आए।
तो सभी को जोड़ देंगे तो स्टूडेंट का नंबर ही तो आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तो आएगी। यानी कि बच्चों समेशन ऑफ FI हमेशा किसको बताता है? टोटल नंबर ऑफ व्हाट, हाँ या सही बता रहे हो आप लोग, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे क्या पता कि स्टूडेंट्स हैं कि प्लांट्स हैं कि क्या है ना। तो टोटल नंबर ऑफ व्हाट, ऑब्जर्वेशंस को बताता है। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। अब आपने मीन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, बताइए। मीन का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, बोलिए। टोटल हाँ, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा छोटा लिख लेते हैं। एक्स बार यानी कि मीन का फॉर्मूला क्या था बताइए? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये शॉर्ट में लिखा है बच्चों, जगह नहीं है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हाट, ऑब्जर्वेशंस। ठीक, अब एक बात बताइए बच्चों, इस फॉर्मूले में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन की जगह क्या रखेंगे? तो आइए हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से चेक करो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को हम लोग किससे दिखाते हैं? मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को किससे दिखाते हैं? समेशन ऑफ FI XI से। तो उसके लिए पहले आपको कॉलम बनाना पड़ेगा, किसका? FI XI का। कैसे करते हैं इसको? इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए? FI इंटू XI। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझो बच्चों, ये 1 क्या है? F1 है, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। x1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? F1 से, या फिर F1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x1 से। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये जो आपको मिला है ये क्या मिला है बताइए? F1 x1 मिला है, ठीक। फिर F2 कितना है बोलो आपका? F2 कितना है? सेकंड फ्रीक्वेंसी कितनी? 1। सेकंड डेटा कितना है? 20। तो F2 इंटू x2 करोगे, यानी कि 1 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 20। यानी कि इसको इससे बस मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ से आ जाएगा F2 x2। ऐसे करते करते ये थर्ड वाला क्या हो जाएगा? F3 x3। करते करते आप कहाँ पहुँच जाओगे? F13 x13 पे। इसका क्या मतलब है F13 x13 का? इसका मतलब ये है कि 13th वाला जो ऑब्जर्वेशन था, हमने उस ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? उसकी फ्रीक्वेंसी से। कोई पूछेगा क्यों किया? जैसे कि यहाँ पे कोई पूछ ले आपसे, देखिए 92 को 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? तो बोलोगे देखो 92 को 3 टाइम्स ऐड करने से अच्छा है कि 92 को 3 टाइम्स क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात बच्चों फिर से सुन लीजिए मेरी बात। ये 92 इंटू 3 किया तो कितना आया? 276। कोई पूछेगा भाई 276 क्या है? तो बोलोगे इसका ये मतलब है कि 92 प्लस 92 प्लस 92। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, अब इन सबको अगर हम ऐड कर दें, सोचो तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 30 ऑब्जर्वेशन को ऐड करना ईजी है कि 13 ऑब्जर्वेशन को, मतलब 30 नंबर्स को ऐड करना ईजी है कि 13 नंबर को ऐड करना। इसलिए हमने एक नया तरीका ढूंढा है, ये वाला। कोई डाउट है बताइए? अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, अब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली आ जाते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन की जगह आप क्या लिखेंगे? जब हम ये वाले कॉलम को ऐड कर देते हैं तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? इसको हम दिखाते हैं समीशन कर दिया हमने। किसका समीशन कर दिया? FI XI का समीशन कर दिया, FI XI का। कहाँ से कहाँ तक? I = 1 to 13 तक। कोई बोलता है सर इसका मतलब नहीं समझ में आया। देखो इसको सबको ऐड करो तो कितना आएगा? 1779, ठीक। कोई बोलता है सर इसका मतलब नहीं समझ में आया। अरे भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्या? समीशन ऑफ FI XI का क्या मतलब है? I belongs from 1 to n। इसका मतलब होता है क्या? F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस ये F1 x1 का मतलब F1 इंटू x1, F2 x2 का मतलब क्या? F2 इंटू x2 प्लस F3 इंटू x3। ऐसे करते 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 कहाँ तक पहुँचेंगे? Fn इंटू xn तक। भाई हमें क्या पता कितने ऑब्जर्वेशन है? n की वैल्यू यहाँ 13 थी, अगले क्वेश्चन में कुछ और होगी। तो बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा x बार का? x बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस की जगह आप क्या रखा करेंगे? समेशन ऑफ व्हाट? FI XI, I belongs from 1 to n और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? समेशन ऑफ FI। समेशन ऑफ FI कहाँ से कहाँ? I = 1 to n। बताइए कोई डाउट है? तो ये फॉर्मूला हम लोग नोट कर लेंगे। कोई डाउट है? ये एक नया फॉर्मूला आ गया। ओके, एक चीज और नोट लगाएंगे बच्चों, यहाँ पर जो x बार हमारा आया है क्या? समेशन ऑफ FI XI वेयर I belongs from 1 to n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI वेयर I belongs from या I varies from 1 to n, ठीक है। तो ये जो मीन निकालने का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ व्हाट? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ध्यान से चेक करिए, इस टेबल को हम क्या बोलते हैं? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि यहाँ कोई इंटरवल तो है नहीं, है ना। अच्छा, ग्रुपिंग वाली जब आएगी तो वो सब हम लोग क्लास 10th में सीखेंगे, क्लास 10th के सिलेबस में, कि जब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आएगी तो उसका मीन कैसे निकालते हैं। अभी के लिए हमें क्या करना है? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीन निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ व्हाट? ये नोट लगा लीजिएगा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी
डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, करेक्ट, क्योंकि यहाँ कोई क्लास इंटरवल तो दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने क्या देखा, सेंट्रल ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपने क्या देखा, मीन निकालना सीखा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का आपने मीन निकालना सीख लिया, ठीक है ना। ओके, अब आप नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी सीखोगे, दैट इज व्हाट, मीडियन। और मीडियन भी हमें किसका सीखना है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बताइए, मीडियन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मीडियन। और मीडियन क्या है बताइए, इट इज द मेथड टू कैलकुलेट व्हाट, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने का ये दूसरा मेथड है हमारे पास, मीडियन। मीडियन भी हमें किसका पढ़ना है बच्चों, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। याद रखिएगा क्लास 9 में हमें मीडियन कौन सा पढ़ना है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। यानी कि आपको कोई क्लास इंटरवल नहीं दिया रहेगा, क्लास इंटरवल अगर दिया रहता तो हम मीडियन पढ़ते किसका, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। वो हम कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 10th में। तो अभी के लिए हमें मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड, कोई ग्रुपिंग नहीं होगी बच्चों यहाँ, यानी कि हर एक डेटा दिया होगा, डेटा की फ्रीक्वेंसी दी होगी बस, ठीक है। कोई यहाँ पे क्लास इंटरवल आपको नहीं दिया होगा। तो मीन ऑफ व्हाट, सॉरी मीन कह रहा हूँ, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये हो गई। अब व्हाट इज मीडियन, मीडियन होता क्या है, देखो बच्चों इसको मैं आइए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मीडियन हमेशा आपको ना मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा, मीडियन हमेशा क्या होगा, मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा। जैसे कि आइए बहुत छोटा सा एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। मान लीजिए कि कुछ बच्चे हैं और उनके पास बॉल्स हैं, ठीक है। देखो बच्चों, एक बच्चे के पास 1 बॉल है, ठीक है, कोई दूसरा बच्चा है, कुछ बच्चे हैं, सपोज 5 स्टूडेंट्स हैं, कितने, 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सेकंड बच्चा है उसके पास 6 बॉल्स हैं, थर्ड के पास 7 बॉल्स हैं, कोई और बच्चा उसके पास 5 बॉल्स हैं, और कोई बच्चा उसके पास सपोज 10 बॉल्स हैं, ठीक। तो ये क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स हैं। कितने बच्चे हैं बताइए टोटल, 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशंस हैं तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 5, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट के पास कितनी बॉल है, 1, सेकंड के पास 6, थर्ड स्टूडेंट के पास 7, और फोर्थ स्टूडेंट के पास 5, और फिफ्थ स्टूडेंट के पास 10। हमने बोला भाई ये जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं बताइए। आप गए बच्चों से, आपने पूछा भाई, पहले बच्चे से पूछा बताओ तुम्हारे पास कितनी बॉल है, बोलेगा मेरे पास तो 1 बॉल है। दूसरे बच्चे से पूछा, उसने कहा मेरे पास तो 6 बॉल है। तीसरे बच्चे से बोला तो पूछा आपने, तो उसने बोला 7 बॉल है। फोर्थ स्टूडेंट ने बताया मेरे पास 5 बॉल है, और फिफ्थ स्टूडेंट बताया मेरे पास 10 बॉल है। तो सुनो, आपसे हमने बोला कि मीडियन निकालिए, किसका, नंबर ऑफ नंबर ऑफ मीडियन निकालिए, किसका, अपनी ऑब्जर्वेशन का मीडियन निकालिए, अपनी ऑब्जर्वेशन का मीडियन निकालिए। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। कौन सी वैल्यू, मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू ऐसे नहीं निकालना है, सबसे पहले आप अपने डेटा को, जो रॉ डेटा आप लेके आए हो, उसको असेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। किसमें, असेंडिंग में कर सकते हैं या डिसेंडिंग में कर सकते हैं, जैसा भी करना हो कर लो। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटा। तो सबसे पहले आप अपने रॉ डेटा को असेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। एक ही आदत डाल लो, या तो असेंडिंग में कर लो या तो डिसेंडिंग में। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा असेंडिंग में कर लिया करिए। तो चलिए इसको असेंडिंग में करिए बच्चों अरेंज। क्या आएगा सबसे पहले, 1, नेक्स्ट क्या आएगा बताइए, 5, नेक्स्ट क्या आएगा 6, नेक्स्ट क्या आएगा 7, नेक्स्ट क्या आएगा 10। सही है। अब इसमें से मिडिल मोस्ट वैल्यू चेक करो, मिडिल मोस्ट जो सबसे बीच में आती है। हाँ, तो ये देखिए, ये जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है ना, क्या, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड व्हाट, मीडियन। बात समझ में आई कि नहीं आई, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन। मिडिल मोस्ट कैसे, कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आता है भाई। ध्यान से चेक करो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 डेटा पॉइंट्स हैं, तो बीच वाला कौन सा होगा, बोलोगे 2 राइट से छोड़ दो और 2 लेफ्ट से छोड़ दो। तो 2 हमने यहाँ से राइट से हटा दिया, 2 लेफ्ट से हटा दिया, जो बीच में हमको मिला वही क्या है, हमारा मिडिल मोस्ट वैल्यू है। इसी को हम क्या बोलेंगे, मीडियन। कोई डाउट है बताइए। अब यही तो किया था आपने, याद करिए मैरी और हरी वाले केस में, है ना। पहले हरी ने कन्विंस करने के लिए डेटा को क्या करा, असेंडिंग फॉर्म में लगा दिया था अपने मार्क्स को, और मिडिल मोस्ट वैल्यू चेक कर ली थी। और हरी की मेरे ख्याल से मिडिल मोस्ट वैल्यू ज़्यादा आ रही थी, तो वो बोल रहा था मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है, याद है आपको। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सवाल ये उठाएंगे, बहुत ध्यान से बच्चों चेक करिएगा जरा। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है बताइए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है बताइए, 5 है। 5 है कि नहीं है। अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को n से दिखाएं, किससे, स्मॉल n से, तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी बताइए, यहाँ 5 है। स्मॉल n की वैल्यू कितनी है बताइए, 5 क्या है, अरे भाई चेक करो ना, टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस है। तो 5 तो क्या है, ऑड नंबर है कि नहीं है बताइए, 5 क्या है, ऑड नंबर है। तो ध्यान से बच्चों जरा चेक करिएगा, 5 यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। यानी कि
अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें किसका, हाँ फॉर्मूला बनाना चाहें मीडियन निकालने का, किसका मीडियन निकालने का, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी वो अभी हम आपको आगे बताएंगे, छोड़िए उसको। किसी अनग्रुप्ड डेटा का, मतलब जो क्लास इंटरवल ना दिए हो आपको, ठीक है, क्लास इंटरवल नहीं दिए आपको, तो किसी अनग्रुप्ड डेटा का जब आपको मीडियन निकालना हो और वहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसी हो, ऑड हो, तब तो आप क्या करते हो, मिडिल मोस्ट वैल्यू चेक कर लो, ठीक है। इसका हमने एक फॉर्मूला बना दिया है, क्या बना दिया है, ध्यान से समझो। अब बच्चों देखिए जरा, अगर n यहाँ पर ऑड होगा तो इसी का हमने एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला बना दिया है। एनसीईआरटी ने आपको बोला है अगर n क्या होगा, ऑड, तो आपको कौन सी ऑब्जर्वेशन चेक करनी है। सबसे पहले तो क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग फॉर्म में लगा लीजिए और उसके बाद आपको कौन सी पोजीशन की ऑब्जर्वेशन चेक करनी है, तो जवाब है n+1 होल डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन को चेक करना है। किसको चेक करना है, बोलिए, पढ़िए सब लोग, क्या लिखा हुआ है, इफ n इज ऑड, अगर n क्या है, ऑड है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो आपको कौन सी ऑब्जर्वेशन चेक करनी है, n+1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, यही क्या होगी, आपकी मीडियन होगी। बोले सर समझ में नहीं आया, तो ध्यान समझो रहा बता रहे हैं। n की वैल्यू बताइए क्या है, यहाँ पर 5 है, जब 5 है तो मीडियन 5 क्या है, ऑड है। और इफ n इज व्हाट, इफ n इज, n क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इफ n इज ऑड, अगर n क्या है, ऑड है, तो मीडियन कैसे निकालते हैं, n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। बहुत ध्यान से चेक करिएगा, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। बताइए n की वैल्यू कितनी, बताइए, यहाँ पे चेक करो ना, n की वैल्यू कितनी, कितने डेटा पॉइंट्स है टोटल, 5, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकलेगा इस फॉर्मूले से, हाँ n की जगह क्या रखोगे, 5। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है बताइए, यहाँ 5, तो n की वैल्यू कितनी रखोगे, 5+1 डिवाइडेड बाय 2 और th लगा दो और आगे क्या लिख दो, ऑब्जर्वेशन लिख दो, ठीक। ध्यान से चेक करो, 5+1 कितना होता है, 6 डिवाइडेड बाय 2 और क्या लगा दोगे, th, ठीक। 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 3 जा। अब आपने थर्ड सुना होगा पर थर्ड नहीं सुना होगा, फोर्थ सुना होगा, तो अब हम th हटा के क्या लगा देंगे, rd, यानी कि थर्ड क्या चेक करनी है आपको, ऑब्जर्वेशन। कब, जब डेटा को कैसे लगाया गया हो, असेंडिंग फॉर्म में। तो चेक करिए, ये डेटा असेंडिंग फॉर्म में लगा हुआ है, सही है, तो आप थर्ड ऑब्जर्वेशन चेक कर लो, ये फर्स्ट रही, ये सेकंड रही और ये थर्ड, यही तो क्या है आपका मिडिल मोस्ट वैल्यू है, यही तो मीडियन है। यही तो मैं अभी इतनी देर से कह रहा था, जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, ऑड हो, तो बराबर मिडिल वाला चूज कर लो, असेंडिंग में लगा के 2 इधर से हटाओ, 2 इधर से हटाओ। नहीं समझ में आई बात, कोई डाउट है बताइए। लेकिन ये तो बात चलिए समझ में आती है, लेकिन बच्चों अगर आपका n कैसा हो जाए, इवन, इफ n इज इवन, तो बहुत ध्यान से चेक करिएगा, यहीं पे हम करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इफ n इज व्हाट, इवन, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है आपकी, इवन है। मान लीजिए 5 बच्चों से पूछने की बजाय आपने कितने बच्चों से पूछा होता, 6 बच्चों से, तो 6 क्या है, इवन है। तो देखिए मान लीजिए पहले बच्चे के पास बॉल 1 है, दूसरे के पास 6 बॉल्स हैं, तीसरे के पास 7 बॉल्स हैं, नेक्स्ट वाले बच्चे के पास 5 बॉल्स हैं, नेक्स्ट वाले बच्चे के पास 10 बॉल्स हैं, सही है। और नेक्स्ट वाले बच्चे से आपने पूछा तो उसके पास 4 बॉल्स हैं, कितनी, हाँ, तो बताइए यहाँ पर n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई बताइए, 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 6 क्या है, एक इवन नंबर है। अब बड़े प्रॉब्लम, सुनो बच्चों ध्यान से समझिए रहा। इस टाइम हम क्या करते हैं, डेटा को असेंडिंग फॉर्म में आप लगा लो, चलो आओ पहले लगाओ डेटा को असेंडिंग फॉर्म में। 1 के बाद क्या आएगा, 4, भाई 1 से बड़ा क्या है, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 10, सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 इवन है, तो आप मिडिल वाला पकड़ ही नहीं पाओगे। अगर आप बोलोगे भाई 5 मिडिल में, कहाँ 5 मिडिल में बताओ, इधर 5 के राइट में 1 2 3 टर्म्स हैं और 5 के लेफ्ट में 2 टर्म्स हैं, तो मिडिल में कैसे रहा। हाँ, अगर आप बोलोगे चलो 6 को मिडिल में ले लें, तो 6 मिडिल में नहीं है, चेक करो, क्योंकि 6 के राइट में कितने टर्म्स हैं, 2, और इसके लेफ्ट में कितने, 3। इतना तो दिमाग लगाओ, अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, ऑड, तब तो मिडिल वाला मिल जाता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होते हैं तो मिडिल वाला आपको नहीं मिलेगा। तो कितने मिडिल मिलेंगे, तो जवाब है 2 मिडिल्स वैल्यू मिलती हैं। तब ध्यान से चेक करो, है ना, अगर आपको मिडिल वैल्यू चूज करनी होगी तो 5 भी चूज करना होगा और 6 भी चूज करना होगा। ये देखिए आपके पास यहाँ पे जब 2 मिडिल वैल्यू ले लोगे ना, देयर आर टोटल 2 मिडिल वैल्यूज, 2 मिडिल वैल्यू जब आप ले लोगे तब आप ध्यान से चेक करो, 5 और 6 को छोड़कर इसके राइट में देखोगे तो कितने नंबर्स हैं, 2, और लेफ्ट में भी कितने, 2, तो 5 और 6 यहाँ पर 2 मिडिल वैल्यूज होती हैं। लेकिन मिडिल वैल्यू क्या कहलाती है, मीडियन। लेकिन बच्चों मीडियन तो क्या होता है, एक ही नंबर ही होगा ना,
दो मीडियन तो हो नहीं सकते भाई। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए आप एक नंबर से बताते हो ना सेंट्रल टेंडेंसी को, तो वो नंबर एक ही तो होगा, यानी कि एक ही मीडियन होगा। तो क्या डिसाइड किया गया स्टैटिस्टिक्स में, बोला गया कि जब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो बताइए, इवन हो, तो हम क्या करते हैं, हम दो मिडिल मोस्ट वैल्यू चूज कर लेते हैं। देयर आर टोटल 2 मिडिल मोस्ट वैल्यू, और इसको चूज करने के बाद इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं, मीन। नहीं समझ में आई बात, इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं, मीन। तो फिर से सुन लीजिए, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज व्हाट, इवन, तो देयर आर 2 मिडिल मोस्ट वैल्यू एंड फाइंड द मीन ऑफ दीज 2 मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो इन दोनों का हम क्या फाइंड कर लेंगे, मीन। तो कर लीजिए 5, बताइए 5 और 6 का आप लोग मीन नहीं निकाल पाओगे, कैसे निकालोगे बताओ, दोनों को ऐड कर दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2, जो आंसर आएगा ना वही क्या होगा, मीडियन होगा। बात समझ आएगी कि नहीं आगे? तो बताइए 5 + 6 कितना होता है, 11, 11 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 5.5। तो यहाँ पर बच्चों जो मीडियन निकल के आया है, जो मीडियन निकल के आया है वो कितना है बताइए, 5.5। लेकिन एक बात बताएं, कोई बच्चा था ही नहीं ऐसा जिसके पास 5.5 बॉल हो। 5.5 बॉल तो कुछ होती ही नहीं है, यानी कि जब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होते हैं, इवन होते हैं, तो एक हाइपोथेटिकल वैल्यू आती है। हाइपोथेटिकल मतलब जो सच में डेटा पॉइंट में है ही नहीं, वो वैल्यू आती है, ठीक है ना। अब इसके फायदे क्या हैं, तो जैसे जैसे आप बड़े हो गए सब समझ में आएगा। बहरहाल यहाँ पे इस तरीके से मीडियन हम लोग निकालते हैं। कोई डाउट है बताइए? हाँ, लेकिन अब एनसीईआरटी ने इसी का फॉर्मूला बना दिया। देखिए क्या किया कि जब n क्या होता है बताइए, ऑड, तब उन्होंने क्या बोला, मैंने तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया ना कैसे करो, असेंडिंग फॉर्म में कर लो। हाँ, जितने उधर से छोड़ो उतने ही इधर से छोड़ो, बीच वाला पकड़ लो, तो वही क्या होता है, मीडियन। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पर, टोटल 5, तब तो ये बात समझ में आती है हमें, सही है कि 2 उधर से छोड़ो, 2 उधर से छोड़ो, बीच वाला पकड़ लो। हमेशा थोड़ी ना ऐसे करोगे, बात समझे। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 21 होती, कितनी होती, 21, तो पहले दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई 21 अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो कोई दिमाग लगाएगा 10 उधर से छोड़ो और 10 इधर से छोड़ो, बीच वाली पकड़ लो, 10 उधर से गई और 10 इधर से गई, 10 10 20, तो बीच वाली पकड़नी पड़ेगी। ऐसे कितना दिमाग लगाओगे? तो हमने क्या कहा, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, अगर हमने क्या बोला, 10 इधर से छोड़ा आपने और 10 इधर से छोड़ा, तो यहाँ जब बीच वाली वैल्यू पकड़ोगे तो इसकी पोजीशन क्या होगी, 11th ऑब्जर्वेशन होगी कि नहीं, क्योंकि 10 तो इधर है तो ये 11th हो गई, ठीक। अब ये कैसे निकला होगा बताओ, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने तुमको कितनी बताई थी यहाँ, 21, जो कि क्या है बोलो, ऑड है। हाँ, तो उन्होंने क्या पढ़ाया था, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, ऑड हो, तो आपको मीडियन कैसे चेक करना है, n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। यानी कि हमें क्या करना था यहाँ पर, 21 + 1, n की वैल्यू कितनी है, 21, तो n की क्या रखोगे, 21 + 1 डिवाइडेड बाय 2th व्हाट ऑब्जर्वेशन। बात समझे? तो 21 + 1 कितना हो जाएगा, 22, 22 डिवाइडेड बाय 2, 11th ऑब्जर्वेशन जाके आपको यहाँ पर चेक कर लेनी थी। अब यहाँ कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर उनका मान लीजिए 11 आ गया, ठीक, तो बोलते हैं 11 ही क्या है इसका मीडियन। जी नहीं, 11th क्या करनी है, ऑब्जर्वेशन चेक करनी है। 11th पोजीशन वाली क्या चेक करनी है, ऑब्जर्वेशन चेक करनी है, 11 आंसर नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? ये तो ऑड वाला केस आपको समझ में आ गया। अब इवन वाले केस में फॉर्मूला कैसे बनाएं, क्योंकि बार बार तो ये काम आएगा नहीं कि आपको 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन दी होंगी और आप अपना दिमाग लगाओगे, 2 इधर से छोड़ोगे, 2 इधर से, बीच वाली दोनों पकड़कर उनका क्या निकाल लोगे, मीन। ऐसा हमेशा नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, सोचो, अगर 100 ऑब्जर्वेशन दे दी हमने तो, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 टोटल डेटा दिए हुए थे ना, तब तो आपने दिमाग लगा, बोला 2 इधर से छोड़ो, 2 इधर से छोड़ो, बीच वाले दोनों पकड़ लो, उनका क्या निकाल लो, मीन। वही होगा क्या, आपका मीडियन। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर 100 डेटा होते, सोचो यहाँ पर 100 होते तो तुम दिमाग लगाते कितना इधर से छोड़े, कितना इधर से छोड़े, बीच में 2 बचेंगे, है ना, ठीक है ना। सोचो ना, बीच में अगर 2 बचे तो कितने हो गए, 98, और 98 को 2 से डिवाइड करो, 98 डिवाइडेड बाय 2, 98 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 2 1 2 4 था, यानी कि 49 लेफ्ट में छोड़ते, 49 राइट में छोड़ते, बीच में कितने बचते, 2। अरे 49 लेफ्ट में छोड़ोगे, 49 राइट में छोड़ोगे ना, बीच में 2 बच जाते, क्योंकि 49 + 49 कितना हो गया, 98, और बीच में 2 बच जाते, तो उन्हीं दोनों का हम क्या निकाल लेते, मीन। वही क्या होता, मीडियन। तो इतना कब तक दिमाग लगाओगे? तो उसके लिए बच्चों एनसीईआरटी फॉर्मूला बना देता है, कहता है, ध्यान से समझिए कि इफ n इज व्हाट, इवन, तो आपको मीन निकालना है, किसका, मीन ऑफ, बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, बहुत ध्यान से, यहाँ बच्चे कंफ्यूज आते हैं, मीन ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। नहीं समझ में आई बात? अगर n क्या है आपका, इवन, तो आपको किसका किसका मीन निकालना है, n/2th ऑब्जर्वेशन एंड n/2 +
1th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती, ये तो फटाफट कर लोगे n की वैल्यू बताओ यहाँ कितनी है 6, टोटल डेटा कितने हैं यहाँ पे 6 है ना, तो n की जगह क्या रखोगे 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 3, यानी कि आपको एक क्या चेक करनी है थर्ड ऑब्जर्वेशन। एंड अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताइए n/2 + 1th, यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या लिखा है बताइए n/2 + 1th, यानी कि n में पहले 2 का क्या लगाओ डिवाइड, फिर 1 ऐड करोगे। वहाँ क्या होता था बताओ, जब n क्या होता था ऑड, तो आपको एक ही ऑब्जर्वेशन चेक करनी होती थी, कौन सी n + 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि n में पहले 1 ऐड करते थे और फिर 2 से क्या करते थे डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ n में पहले 2 से, अरे भैया अंतर है, ध्यान से चेक करो, n + 1 डिवाइडेड बाय 2 है ये, लेकिन ये क्या है n/2 + 1 है, ये अंतर है दोनों में, नहीं समझ में आई बात। तो आप क्या करोगे बताओ, यहाँ पहले n को 2 से डिवाइड करोगे, n कितना है बताओ 6/2 और प्लस 1th। अब बताओ 6/2 कितना होता है 3, तो ये तो 3 आ जाएगा और 3 में फिर 1 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4th। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 4th ऑब्जर्वेशन। तो किसका किसका मीन लेना है, थर्ड और फोर्थ, यही तो मैंने किया था, ध्यान से चेक करो 1 2 3। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी 5 है, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी 5 और फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी 6 है। इन दोनों का मीन लिया है, यही करना है, बताइए कोई डाउट है कि नहीं, हाँ कोई डाउट है। और एक बात बताऊं, जैसे ही n/2 आप निकाल लेते हो थर्ड, तो अगली वाली पक्का क्या होगी फोर्थ ही तो होगी, उसमें इतना याद करने की क्या जरूरत है। कोई डाउट है बताइए, हाँ फिर से एक बार रिवाइज करिए। अगर n क्या होता है ऑड, तो क्या सबसे पहले तो डेटा को क्या करना है बताइए असेंडिंग फॉर्म में लगाना है, ठीक लगा लिया। फिर क्या करना है, चेक करना है कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर n क्या है ऑड है, तब आपको कौन सी ऑब्जर्वेशन चेक करनी है n + 1 होल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि n में पहले 1 ऐड कर दो और फिर 2 से क्या कर दो डिवाइड, वही वाली पोजीशन की ऑब्जर्वेशन चेक कर लीजिए, वही क्या है आपका मीडियन। लेकिन अगर n क्या है इवन है, तो आपको 2 ऑब्जर्वेशन चेक करनी है, कौन कौन सी n/2th और n/2 + 1th। दोनों ऑब्जर्वेशन चेक करिए, जब मिल जाए तो दोनों का क्या निकाल लीजिए मीन। अब बच्चों इसी चीज को व्हेन n इज इवन किताब में पता है कैसे लिखता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करता है, वो इस तरीके से लिखता है, ध्यान से चेक करो, मैं यहां कर देता हूं। पता है क्या करता है, यहां प्लस लगा देता है और होल डिवाइडेड बाय क्या कर देता है 2। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मीडियन का फॉर्मूला ऐसे लिखा रहता है, ये देखिए मीडियन का फॉर्मूला ऐसे लिखा रहता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। क्या किया है, मीन ही तो निकाला है। क्या कहना चाहता है वो कि n/2th ऑब्जर्वेशन निकालो, यहाँ रख दो, ध्यान से चेक करो n की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 6/2 कितना होता है 3, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन चेक करनी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है 5 प्लस n/2 + 1th, n की वैल्यू कितनी बताइए 6 डिवाइडेड बाय 2 3 + 1 4, यानी कि फोर्थ क्या चेक करनी है ऑब्जर्वेशन, फोर्थ देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 6 है, तो यहाँ फिल कर देना और दोनों का मीन निकाल लेना है। बताओ क्या दिक्कत है, तो मीडियन क्या आ जाता 5.5। कोई डाउट है? अब जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। NCERT एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर एज फॉलोज। अब बताओ कोई इंटरवल दिया है क्या, बताओ कोई इंटरवल, तो क्लास इंटरवल तो नहीं दिया है, यानी कि कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। कितने बच्चे हैं टोटल बताइए 9। पहले बच्चे से जाके पूछा भाई तुम्हारी हाइट कितनी, तो उसने बोला मेरी हाइट तो है 155 सेंटीमीटर लंबा हूँ मैं। दूसरे वाले बच्चे ने बोला मैं तो 160 सेंटीमीटर लंबा हूँ। इस तरीके से 9 स्टूडेंट से पूछा गया। क्या कह रहा है, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा। इस डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है और सेंट्रल टेंडेंसी में भी क्या निकालना है मीडियन। अगर मीन निकालने को बोलता तो क्या करते, सबको ऐड कर देते और 9 से डिवाइड कर देते। बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन क्या निकालने के लिए बोला है मीडियन। मीडियन क्या होती है, मिडिल मोस्ट वैल्यू। ठीक, मिडिल मोस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले इसको असेंडिंग फॉर्म में चेंज, डिसेंडिंग में भी कर सकते हो पर आप अपनी आदत डाल लीजिए असेंडिंग में कर लीजिए। ठीक है, अगर डिसेंडिंग में करोगे आप करके चेक कर लीजिएगा आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो असेंडिंग फॉर्म में कर लो, कर लिया। सबसे छोटा क्या 144, उससे बड़ा यहाँ पर क्या 145, उससे बड़ा 147। इस तरीके से आपने असेंडिंग में कर लिया। अब एक बात बताइए बच्चों, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, कितने स्टूडेंट्स है बताइए। अरे भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखो ना कितनी, कितने बच्चों से जाके पूछा आपने 9। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है बताइए 9 इवन है कि ऑड है बताइए। 9 क्या है, एक ऑड नंबर है, यानी कि ऑब्जर्वेशंस क्या है ऑड है। अगर ऑब्जर्वेशंस ऑड होती थी तो आपका मीडियन क्या आता था, आपका मीडियन आता था n/2th ऑब्जर्वेशन, n/2th ऑब्जर्वेशन। तो सॉरी n/2th नहीं, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। क्या होता था मीडियन आपका n + 1/2th
ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर आप कभी मेरी तरह भूल जाओ ना तो मैं बताऊं बहुत सिंपल होता है। देखो जरा कैसे सिंपल होता है, समझो। मान लो आपने गलती से यहाँ पर मान लो मैंने n/2th लिख दिया होता, मान लो n की वैल्यू कितनी बताओ 9, 9/2th करोगे तो कितना आएगा 4.5। कोई पोजीशन थोड़ी ना होती है, हमें तो पोजीशन ढूंढनी है ना। ठीक है, तो ऐसे करके मुझे भी याद आ जाता है बार बार। तो n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन आपको चेक करनी है। n की वैल्यू कितनी बोलिए 9, 9+1 डिवाइडेड बाय 2, बात समझे। तो 9+1 कितना होता है बोलिए 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 और ऊपर th लिख दो, यानी कि क्या आ जाएगी 5th। तो बच्चों आपको 5th ऑब्जर्वेशन जाके चेक कर लेनी। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसका मीडियन 5 आ गया क्या? जी नहीं, इसीलिए तो मैं ऊपर th लिखता चलता हूँ, यानी कि हमको याद रहे कि हमें 5th ऑब्जर्वेशन चेक करना है। कहाँ चेक करना है? रॉ डेटा में नहीं चेक करना है, जब असेंडिंग फॉर्म में कर लिया है तो उसमें चेक करना है। चेक करो बच्चों, फर्स्ट छोड़ा, सेकंड छोड़ा, थर्ड छोड़ा, फोर्थ छोड़ा, और ये देखिए ये 5th ऑब्जर्वेशन। तो इस जो भी ये डेटा दिया हुआ है, इस डेटा का बच्चों मीडियन क्या आ जाएगा बोलिए 149 क्या सेंटीमीटर। कल मैंने बताया था ना सेंट्रल टेंडेंसी की यूनिट भी होती है। हाइट किस में दी हुई थी? सेंटीमीटर में, इसलिए मीडियन भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में, क्योंकि मीन मीडियन मोड निकाला किसका जाता है? तो जवाब है डेटा का निकाला जाता है ना। और डेटा क्या है? हाइट्स। अरे भाई हाइट्स की कुछ तो यूनिट होगी। अगर यहाँ वेट दिए होते, सब्जी के वेट दिए होते किलोग्राम में मान लीजिए, तो किलोग्राम में आता मीडियन। नहीं समझ आई बात? अब एक तरीका और था निकालने का। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं डायरेक्ट कर ही लूँगा, आप करना हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फॉर्मूला लिख के दिखाना है। बच्चे बोलते सर असेंडिंग फॉर्म में मैंने कर लिया, टोटल 9 है, 1 2 3 4 4 इधर से हटाऊंगा और 1 2 3 4 4 इधर से हटाऊंगा, मिडिल मोस्ट वैल्यू मिल जाएगी, वही क्या होगा मेरा मीडियन। कोई बात, कोई डाउट है बताइए? पर आप लोग फॉर्मूले से करके दिखाएंगे ना, उसमें मार्क्स मिलेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। स्कोर्ड बाय कबड्डी टीम इन अ सीरीज ऑफ मैचेस आर एज फॉलोज। ठीक है, तो बच्चों द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय अ कबड्डी टीम इन अ सीरीज ऑफ मैचेस। सीरीज ऑफ मैचेस का मतलब बहुत सारे मैच खेले होंगे, पहला मैच खेला होगा, फिर दूसरा मैच खेला होगा, फिर तीसरा मैच खेला होगा, तो ये स्कोर्स दिए हुए हैं। पहला जब मैच खेला उस टीम ने तो उसको कितना स्कोर मिला 17, दूसरे मैच में कितना स्कोर मिला 2, थर्ड मैच में कितना स्कोर मिला 7। अब बच्चों देखिए ये स्कोर हैं, स्कोर की कोई यूनिट नहीं होती। हम पूछेंगे भाई तुम्हारा स्कोर कितना है, बोलेगा 7 है। ठीक, तो ये देखो 27 स्कोर, नेक्स्ट मैच में 15 स्कोर, इस तरीके से। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इन्होंने आपसे क्या बोला है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द टीम। ठीक है, पढ़ लीजिए बच्चों, फाइंड द मीडियन ऑफ द पॉइंट्स स्कोर्ड, मतलब जो टीम ने पॉइंट्स स्कोर किए हैं ना उनका क्या निकालो, मीडियन निकालो। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, यानी कि हमें सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है और सेंट्रल टेंडेंसी में भी हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो पहली बात आप क्या चेक करोगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है कि ऑड है। ठीक है, और दूसरी बात फिर क्या करोगे आप उसको, नहीं सबसे, बल्कि मेरे को ऐसा बोलना चाहिए था कि सबसे पहले आप उसको असेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर लो। तो देखो बच्चों इसको असेंडिंग फॉर्म में कर लिया, सबसे छोटा क्या 2, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7, इस तरीके से असेंडिंग फॉर्म में कर लिया। अब आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर बच्चों कितनी है, यानी कि कितने मैच खेले गए। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने मैच खेले गए 16। इवन है कि ऑड है, तो इवन है। एक तरीका क्या था बच्चों 16 है, एक तरीका क्या था, दिमाग में सोचते 2 बचा के रख लेते, कितना बचा 14, 2 माइनस करो ना इसमें से। क्यों माइनस करो 2? क्योंकि कितनी मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है 2 मिडिल मोस्ट वैल्यू होती हैं। हाँ, तो 16 में से क्या माइनस करते बताओ 2, कितना बचता 14। हाँ, तो क्या करते हैं 7 इधर से हटाते हैं और 7 इधर से हटाते हैं। चलो हटा के देखते हैं क्या होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 इधर से हटाया, चलो ठीक। अब 7 शुरू से हटाओ, असेंडिंग वाले में जाना, रॉ डेटा में मत चले जाना। 1 2 3 4 5 6 7 इधर से हटाया। ये देखिए ये दोनों जो वैल्यूज मिली इनका ही क्या निकाल लो, मीन। ठीक है, तो मीन निकाल लो ना इनका, यही क्या होगा मीडियन। तो मीडियन यहाँ पर कितना हो जाता बताइए 10 + 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाता 12 स्कोर। ठीक है, यानी कि मीडियन स्कोर कितना है 12। कोई डाउट है? लेकिन ऐसे नहीं करना है बच्चों, आप लोग को क्या करना है फॉर्मूला लगा के उनको टीचर को अपने दिखाना है। तो फॉर्मूला लगा के आप लोग कैसे दिखाएंगे, उसी पे आपको मार्क्स मिलेंगे। बच्चों हमें क्या चेक करना है बताइए, हमें चेक करना है क्या, याद करिए, हमें चेक करना है n/2th ऑब्जर्वेशन। याद है आपको, जब n कैसा होता है इवन, तो क्या क्या चेक करते हैं n/2th ऑब्जर्वेशन। और क्या चेक करते हैं बताइए, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ n/2th ऑब्जर्वेशन। और क्या चेक करते हैं हाँ n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। एक ट्रिक बताता हूँ,
यहाँ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं सर हम लोग भूल जाते हैं n+1/2 तो नहीं होगा, मतलब ऐसा तो नहीं लिखेंगे। सुनो, पता है तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, क्यों? क्योंकि चेक करो n की वैल्यू कितनी है 16 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा 17, 2 से कटेगा ही नहीं समझे, है ना? इसलिए n+1/2 नहीं होता है, यहाँ क्या होता है n/2+1 होता है, ठीक है? तो इन दोनों को क्या कर देना बताइए, ऐड, और फिर क्या कर देना है 2 से डिवाइड। नहीं समझे बात? तो आइए यही क्या हो जाएगा आपका मीडियन, ठीक है? अब जरा यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, एक तो जगह की हमारे पास बहुत समस्या रहती है, चलिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ठीक है? तो मीडियन इज इक्वल्स टू बच्चों n/2 ये कितना आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 बाय क्या करोगे 2th, यानी कि 2 1 2 8 यानी कि कौन सी ऑब्जर्वेशन चेक करनी है 8th ऑब्जर्वेशन चेक करो, कहाँ है बच्चों, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th ऑब्जर्वेशन क्या आपकी 10, तो यहाँ लिखा आपने 10, फिर क्या लगा हुआ है प्लस लगा दिया हमने, क्या प्लस। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर आपने 8th ऑब्जर्वेशन चेक करी है तो नेक्स्ट कौन सी चेक करनी चाहिए 9th, और जरा फॉर्मूले से ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे करिए 8 n की जगह कितना रखोगे 16 डिवाइडेड बाय 2 8 + 1 9, तो क्या आ जाएगा 9th। क्या दिक्कत है बताइए, 9th ऑब्जर्वेशन 9 मत रख देना, यहाँ 9th ऑब्जर्वेशन रखनी है। तो ये 8th है तो 9th इसके बगल वाली है 14, तो और इसका क्या निकालना है मीन, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो स्कोर मीडियन स्कोर कितना है 12 है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है बताइए? हाँ, नाउ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का जो थर्ड मेथड है वो क्या, मॉड निकालना। क्या निकालना, मॉड, ओके, मोड MODE, मोड हम यहाँ फाइंड करेंगे, ठीक है ना? अब देखिए बच्चों, मोड समझने से पहले मैं आपको बता दूं, एक सिचुएशन लेते हैं हम, रियल लाइफ की एक सिचुएशन लेते हैं। सिचुएशन ये है कि मान लीजिए आपके पास एक कंपनी वो शूज़ बनाती है, ठीक है ना? जूता बनाने की कंपनी है आपके पास, शूज़ बनाते हो आप लोग, ठीक है? अब जब शूज़ बनाते हो तो आप बच्चों क्या चाहते हो बताओ, कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो आपकी कंपनी का। मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब ज़्यादा माल बिकेगा, ठीक है? अपने मन से ही आप नहीं शूज़ बना दोगे वहाँ पे, समझो जरा बात समझो। देखो जब शूज़ बनते हैं, एक डिज़ाइन का शूज़ बना, कोई 5 नंबर का बनेगा, कोई जूते के नंबर होते हैं ना, 5 नंबर का जूता, 6 नंबर का जूता, 7 नंबर का, 8 नंबर का, इस तरीके से बहुत सारे शूज़, मतलब अलग अलग डिज़ाइंस के शूज़ बनते हैं। और एक डिज़ाइन जो होता है उसमें कई नंबर होते हैं, 5 6 7 8 9 10। अब आप देखोगे कि मेरी इस वाली डिज़ाइन में, ध्यान समझो बच्चों, देखिए बच्चों, कोई शूज़ है, इस पे फूल बना हुआ है, सपोज ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है? आप इसको दिल पे मत लेना। ये शूज़ है, इस पे ऐसा डिज़ाइन है, ये शूज़ है, इस पे ऐसा डिज़ाइन है, ये 3 शूज़ हैं अलग अलग, ठीक है ना? ये लीजिए शूज़ बना दिया, चलिए ठीक। ये शूज़ A डिज़ाइन है, शूज़ B डिज़ाइन है, और शूज़ C, मतलब A टाइप के शूज़, B टाइप के शूज़ और C टाइप के शूज़। अब ध्यान दें, देखिए जब ये वाला डिज़ाइन आप बनाते हो, ठीक, तो आप 5 नंबर का जूता भी बनाते हो, 6 नंबर का भी बनाते हो, 7 नंबर का भी बनाते हो, 8 नंबर का भी बनाते हो, 9 का भी बनाते होगे, 10 का भी, भाई अलग अलग पैर के साइज होते हैं ना सबके, बात समझे कि नहीं? फिर दूसरा वाला भी शूज़ आप 5 नंबर का बनाते हो, 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का, 9, इस तरीके से, ठीक है ना? अब समझो बच्चों, ये डिज़ाइन आपने इसी तरीके से, C वाला भी 5 नंबर का जूता बना, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, इस तरीके से, ठीक है? ये मार्केट में बेच दिया आपने बेचने के लिए, ठीक है ना? आप क्या देख रहे हो बच्चों, ध्यान समझिए, आप देख रहे हो कि डिज़ाइन B वाला, तो डिज़ाइन B वाला जो जूता है आपका, वो 9 नंबर की ज़्यादा सेल होती है, मतलब 9 नंबर वाले लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं, बात समझो ना? मतलब जिनका पैर 9 नंबर के साइज़ का है वो ज़्यादा कौन सा जूता खरीद रहे हैं, B वाला। देखो एक बात बताएं, आपकी कंपनी, आप बहुत सारा माल मार्केट में भेजते हो, आप जाके चेक नहीं करोगे बच्चों हर जगह। आपने जो माल भेजा है मार्केट में, लौट के भी आपके पास कुछ आया, जो नहीं बिकता है वो कंपनी को वापस कर देते हैं, जो आपके दुकान वाले होते हैं, बस नहीं है। तो तुमको जब माल वापस आएगा तो तुम ये चेक करोगे ना, B वाला हमारा कौन सा सबसे ज़्यादा बिका, C वाला कौन से, मतलब C वाले डिज़ाइन में कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बिका, बस समझे कि नहीं है? इस तरीके से तुम एक डेटा तैयार करोगे अपने पास, ठीक? तो डेटा तैयार करने के बाद तुम अगली बार यही करोगे मार्केट में, क्या कि सपोज B डिज़ाइन में 9 नंबर वाला ज़्यादा बिका, A डिज़ाइन में 5 नंबर वाला ज़्यादा बिका, और C डिज़ाइन में सपोज 7 नंबर वाला ज़्यादा बिका। तो आप अगली बार कैसी मैन्युफैक्चरिंग रखेंगे अपनी, बताइए? C वाले डिज़ाइन की 5 नंबर वाला जूता, शूज़ आप ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको ज़्यादा बनाएंगे, उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, बात समझ में कि नहीं? B वाला आप 9 नंबर वाला ज़्यादा बनाएंगे। कैसे पॉसिबल हुआ ये? तो जवाब है मोड निकाल के। देखिए B डिज़ाइन का आपने क्या निकाला, मोड। कौन से नंबर का जूता ज़्यादा बिक रहा है, 9। एक हम आपको एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, मान लीजिए कि 5 नंबर वाला शूज़ 1000 ही बिका, 1K, K का मतलब 1000, ठीक है? 6 नंबर वाला जूता 2K,
5 नंबर वाला जूता मान लीजिए 0.5 के, यानी कि 500 लोगों ने खरीदा बस। 8 नंबर वाला जूता मान लो बच्चों खरीदा 3 के, 3000 लोगों। लेकिन 9 नंबर वाला जूता 10 के, 10,000 पीस आपके बिक गए वो। तो कौन से नंबर का जूता ज्यादा बिकता है बताइए? 9 नंबर वाला, डिजाइन बी का 9 नंबर वाला। अगर हम केवल डिजाइन बी की बात कर रहे हैं तो एक बात बताइए, अगर हम आपसे बोलें कि 9 नंबर का जो जूता है कौन से डिजाइन में, बी डिजाइन में 9 नंबर का जो जूता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? 10,000 बार बिका है वो। करेक्ट? यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन में जिस भी डेटा की या जिस भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। नहीं समझ में आई बात? अब मान लो आप जैकेट बनाते हो, ठीक, ठंड आ जाएगी तो आपको जैकेट बना के मार्केट में बेचना पड़ेगा। अब जैकेट तो अलग अलग नंबर के आते हैं, 42 नंबर का भी आता है, 44 का भी आता है, इस तरीके से आते हैं, 46 के भी आते हैं। ठीक है, अरे स्मॉल, हाँ, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, हाँ, डबल एक्सेल भी आता है। आप चेक करोगे ना कि कौन सा नंबर का ज़्यादा बिक रहा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे, वही वाला तो अगले सीजन में आप ज़्यादा बना के भेजोगे। ठीक है, उससे आपको मार्केट का पता चलता है। तो आपने क्या निकाल लिया अपने डेटा का? मोड निकाल लिया, मोड निकाल लिया, मोड। तो थर्ड, अब देखा आपने रियल लाइफ में इसका क्या यूज है ना? ऐसे तो तुम अपनी कंपनी का प्रॉफिट फिर मैक्सिमम नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि माल कौन सा बिक रहा है मार्केट में। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं बच्चों, सामान बनाने वाली, गुड्स बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो मोड का बहुत अच्छी तरीके से यूज करती हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हमने आपको बस बेसिक सा भी बताया। अब आपको बच्चों यहाँ एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन लगानी है। आइए जरा देखते हैं एनसीईआरटी में डेफिनेशन। ये देखिए, अच्छा एक चीज़ और, हरी और मैरी में जो लड़ाई हो रही थी आपने देखा, वो भी रुकी नहीं थी। ठीक है ना? उसमें हरी ने क्या तरीका निकाला कि 10 मार्क्स मैं कितनी बार लाया हूँ? 3 टाइम्स, शायद ऐसा ही कुछ हुआ था ना, मुझे अब याद नहीं। हरी जो था, हैरी या हरी जो भी नाम है उनका, ठीक है, उन्होंने 10 मार्क्स कितनी बार लाए थे? 3 बार। तो 10 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 3। तो बोला था मैंने अच्छा परफॉर्म किया। तो हरी कौन से बेसिस पे बोल रहा था मैंने अच्छा परफॉर्म किया है? उसने क्या निकाल लिया? मोड निकाल लिया। क्या निकाल लिया? मोड निकाल लिया। बात समझ में आई कि नहीं? तो बच्चों बताइए मोड की डेफिनेशन क्या होगी? मोड की डेफिनेशन ये देखिए लिखी हुई है, क्या? द मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन में से वो वाली वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? सबसे ज्यादा। चेक कर लो, कह रहा है कि द मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, विच अकर्स मोस्ट, यही आपको याद करना है। कभी कभी एग्जाम में आपसे डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि डिफाइन मोड, तो कैसे डिफाइन करोगे? मोड इज द वैल्यू ऑफ, मोड is that value of observation which occurs most frequently, that is an observation with the maximum frequency। आप बोल सकते हो ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अब आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल बच्चों दिख रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं शूज वाले एग्जाम्पल को, है ना? और आप अपनी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखेंगे? हाँ 14। ठीक है, आइए जरा देखते हैं क्या कहता है। तो एग्जाम्पल नंबर 14 में कह रहा है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 ये जो इन्होंने लिख दिया है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। आउट ऑफ 10 का मतलब 10 मार्क्स का क्या हुआ? टेस्ट हुआ। कितने बच्चों को चेक किया गया? बाय 20 स्टूडेंट। 20 बच्चे थे क्लास में, उनका टेस्ट लिया गया और 10 मार्क्स का टेस्ट लिया गया। सही है? तो होता क्या है बच्चों, ध्यान से करो, किसी बच्चे के तो कितने आए 10 में से? 4। किसी बच्चे ने कितना स्कोर किया? 6। किसी बच्चे ने कितना स्कोर किया? 5। इस तरीके से इन्होंने हमें कुछ डेटा पॉइंट्स या ऑब्जर्वेशन दे रखी है। आप इनको डेटा पॉइंट्स बोलिए या ऑब्जर्वेशन बोलिए, बात क्या है? सेम। ठीक है, तो आपने को कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, आपको बोल रहा है, पढ़िए जरा, आपको बोल रहा है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है? मोड निकालना है। मोड निकालना है। ठीक है, तो मोड कैसे निकालेंगे बताइए? मोड कैसे निकालेंगे? मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन को चेक करो, जो ऑब्जर्वेशन बार बार आ रही हो। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे भी मैं आपको राय दूंगा कि पहले आप इसको किस में लगा लें? असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर में जब लगाएं तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो नंबर आपके या जो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है ना, उनको जितनी बार रिपीट हो रही है आपको लिखना है। जैसे कि ध्यान से चेक करिए, सबसे छोटा इसमें डेटा पॉइंट क्या है? सबसे कम न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 2 कितने टाइम्स आता है? चेक करो, ओनली 1 टाइम, तो ओनली 1 टाइम लिखा है। ठीक है, अब बच्चों चेक करिए नेक्स्ट क्या है? 2 से बड़ा कौन सा नंबर है? 3 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स, तो 3 को हमने 2 टाइम्स लिखा। ठीक है, अब 4 ध्यान से चेक करो, 4 कितने टाइम्स आ रहा होगा? 3 टाइम्स, तो 4 को समझे, यानी कि 4 को एक टाइम 1 ही टाइम मत लिख देना, अगर 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 टाइम्स उसको लिखो। इस तरीके से इसको असेंडिंग ऑर्डर में किया और जो भी मार्क्स जितनी बार आ रहे थे उतनी बार हमने उसको लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पे जाके आप लोग चेक कर लीजिए, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से मार्क्स की है? 9। चेक करो, 9 1 2 3 4 टाइम्स आता है, यानी कि 9 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। यानी कि क्या कहना चाहते हैं कि 4 बच्चों के क्या आ गए? 9 मार्क्स। ठीक है, 9 मार्क्स ऐसे मार्क्स हैं जो सबसे ज्यादा बच्चों के द्वारा गेन किए जाते हैं। तो 9 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 4।
अगर हम आपसे पूछें कि 4 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, क्योंकि 4 कितने बार आ रहा है 3 टाइम्स, ठीक है। 5 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी क्या है 2, क्योंकि 5 2 टाइम्स आ रहा है। 6 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स आ रहा है। तो कौन सा ऐसा नंबर है या कौन सा ऐसा मार्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आती है, बताइए। 9 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसलिए इस डेटा का जो मोड है वो कितना होगा 9। सुन लो, कुछ बच्चे यहाँ गलत जवाब देते हैं एग्जाम में, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, बोलते हैं सर 9 कितने टाइम्स आया है 4 टाइम्स आया है, तो इसका मोड 4 होगा। जी नहीं, मोड 4 नहीं होगा। 4 तो सबसे ज्यादा 4 तो क्या है फ्रीक्वेंसी है किसकी, मार्क्स 9 की, यानी कि 4 तो क्या है फ्रीक्वेंसी है किसकी 9 मार्क्स की, यानी कि 9 मार्क्स 4 बच्चों के हैं, तो आंसर इसका 4 नहीं है। जो मार्क्स सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है वही क्या है, इसका मोड है। क्योंकि एक बात बताएं बच्चों, मोड, मीडियन या मीन किसका निकाला जाता है, ऑब्जर्वेशन का निकाला जाता है। ऑब्जर्वेशन का ही तो आप सेंट्रल टेंडेंसी चेक करते हो ना, ऑब्जर्वेशंस का ही तो आप सेंट्रल टेंडेंसी चेक करते हो ना। मतलब मार्क्स के आप एवरेज चेक करोगे, या तो मार्क्स का आप मीडियन चेक करोगे, या तो मार्क्स का आप मोड चेक करोगे। तो जो मोड होगा वो भी एक तरीके का क्या होगा, मार्क्स ही तो होगा। कौन सा मार्क्स होगा जो सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा होगा, ये देखिए। तो 9 क्या है, इसका मोड है। तो आंसर क्या लिखा है, ऐसे ही आप भी लिखेंगे एग्जाम में। एनसीईआरटी अगर अच्छी तरीके से पढ़ा करिए, आपको लैंग्वेज लिखने का बहुत अच्छा तरीका यहाँ से मिलेगा। हेयर 9 अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, तो हमने डेफिनेशन भी बता दी देखिए मोड की यहीं पे बातों बातों में, कि यहाँ पर 9 क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी है। मतलब हेयर 9 अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, यानी कि 9 बार बार आ रहा है, दैट्स व्हाई दैट इज 4 टाइम्स। सो द, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज 4 टाइम्स का मतलब 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। ओके, सो द मोड इज व्हाट 9। ओके, कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 15 हम लोग देखते हैं, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं देखिए आपको ये हायर स्टडी के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ आपको फॉर्मूला ही नहीं पढ़ लेना है, फॉर्मूला पढ़ लिया और न्यूमेरिकल कर लिया, आप इसकी समझ बढ़ाइए। एग्जाम्पल नंबर 15 आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा और ये बताएगा कि कब आपको मीन निकालना है और कब आपको मोड या मीडियन निकालना है। बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि भाई सेंट्रल टेंडेंसी आपको मेजर करनी है, ठीक है। तो कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी मेथड, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का कौन सा बेस्ट मेथड कब अप्लाई हम कर सकते हैं, वो हम इस एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। यानी कब मीन निकालना है, कब मोड या मीडियन निकालना है। थोड़ा सा हम 9th क्लास में सीखेंगे बच्चों, और बाकी आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अभी बहुत आप समझ लो समुद्र में आपने एक बूंद बस पढ़ी हुई है, बहुत बड़ा अपने आप में एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, ठीक है। बहरहाल आइए जरा हम लोग पढ़ते हैं इस एग्जाम्पल को। बच्चों कह रहा है कंसीडर स्मॉल यूनिट ऑफ अ फैक्ट्री वेयर देयर आर 5 एम्प्लॉइज, अ सुपरवाइजर एंड 4 लेबर्स। ओके, कह रहा है कोई फैक्ट्री है, उसका एक स्मॉल यूनिट के बारे में सोचिए। मतलब फैक्ट्री तो बेटा बहुत बड़ा होता है ना। अब उसमें स्मॉल यूनिट का मतलब समझो ना। देखो अब कार बच्चों कहीं मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है ना। तो सपोज एक ऐसी यूनिट है जिसको बोला गया आप कार की स्टीयरिंग फिट करेंगे। क्या करेंगे, कार की स्टीयरिंग फिट करेंगे, सही है। दूसरे यूनिट को बोला गया आप कार के चारों व्हील्स सेट करेंगे। इस तरीके से कार फाइनली बन के तैयार हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। या मान लो कहीं चिप्स बन रही है, तो बोला गया कि मशीन से जो चिप्स तल के निकल रही हैं आप उसका ध्यान रखिए। फिर दूसरे बंदों से बोला गया आप इसकी पैकिंग का ध्यान रखिए, और पैकिंग के लिए उसमें नाइट्रोजन भरते हैं, तो पैकिंग से पहले किसी ग्रुप को बोल दिया गया कि आप इसमें नाइट्रोजन भरने का ख्याल रखिए। बहरहाल ये सब ऑटोमेटिक होता है, मैं तो आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। यानी कि एक फैक्ट्री में अलग अलग बच्चों यूनिट्स हो सकती हैं, उस यूनिट्स में अलग अलग बंदे काम करते हैं। तो एक किसी फैक्ट्री के एक यूनिट के बारे में सोचिए, छोटी सी यूनिट, क्योंकि अलग अलग यूनिट होती है ना फैक्ट्री में, सबके काम अलग अलग होंगे। तो वही कह रहा है कंसीडर स्मॉल यूनिट ऑफ अ फैक्ट्री वेयर देयर आर 5 एम्प्लॉइज, जहां पर कितने बंदे टोटल बताइए, कितने कर्मचारी हैं 5। अब 5 कर्मचारियों में बच्चों ध्यान से चेक करिए, पढ़िए जरा, कह रहा अ सुपरवाइजर, एक तो क्या है, आ का मतलब एक होता है ना, अ सुपरवाइजर एंड 4 लेबर्स। टोटल कितने एम्प्लॉय थे 5। एक तो है बच्चों सुपरवाइजर और 4 क्या है, लेबर है। सुपरवाइजर क्या करेगा, लेबर को कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, हाँ भाई ये काम करने। तो एक हो गया देखिए सुपरवाइजर, और लेबर है आपके 1 2 3 4 लेबर्स हैं, हेल्प फॉर लेबर्स, ठीक है। कोई डाउट है बताइए बच्चों। अब आइए जरा पढ़ते हैं। कह रहा है कि द लेबर्स ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ, यानी कि लेबर्स को कितनी सैलरी मिलती है हर महीने 5000। तो मुझे बताइए बच्चों, ये फर्स्ट लेबर को कितनी सैलरी मिलेगी, बोलिए 5000। सेकंड लेबर को कितनी मिलेगी, पर मंथ की बात हो रही है, और थर्ड लेबर को भी पर मंथ कितनी मिलेगी 5000। फोर्थ लेबर को भी कितनी मिलेगी 5000। आगे पढ़ते हैं बच्चों हम लोग। कह रहा है कि एंड द सुपरवाइजर गेट्स ₹15,000 पर मंथ। सुपरवाइजर को कितनी मिलती है बताओ, 15,000 रुपए। सुपरवाइजर को कितनी मिलती है 15,000, सही है। ओके, अब क्वेश्चन जरा पढ़िए। कह रहा है कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द सैलरीज। मीन, मीडियन, मोड। बच्चों देखिए मीन तो आराम से निकल जाएगा, आपको पता है क्या करोगे, सम ऑफ
ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलिए देखिए मीन आपकी बुक में निकला ही हुआ है, फटाफट आप जवाब दे दीजिए। मीन बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सभी ऑब्जर्वेशंस को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। मैं आपको ये राय दूंगा कि आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग फॉर्म में लगा लीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। तो असेंडिंग फॉर्म में लगाओ, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। तो 5000 फिर से क्या आएगा, कॉमा लगा के 5000, फिर से क्या आएगा, कॉमा लगा के 5000, फिर से क्या आएगा, कॉमा लगा के 5000। इस न्यूमेरिकल में आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखोगे, अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 15000, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसको। तो मीन निकालना तो बहुत इजी है। यहाँ पर मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कर दिया आपने, 5000 प्लस 5000 प्लस 5000 प्लस 5000 प्लस 15000 डिवाइडेड बाय कितना करोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल, 5 से डिवाइड कर दिया। आपकी जो मीन सैलरी आ गई वो कितनी आ गई, ₹7000। बच्चों जरा ध्यान से चेक करिए कि मीन सैलरी कितनी निकल के आई, 7000, ठीक है। अब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक बंदा आया और उसने पूछा, अच्छा ये बताओ ये वाली यूनिट, जो भी यूनिट है ये, इस यूनिट के बारे में पूछेगा, अच्छा ये बताओ इस यूनिट में कितने बंदे काम करते हैं। तो दूसरा बोलेगा भैया इसमें 5 लोग काम करते हैं। और फिर पहला वाला बोलेगा कि अच्छा ये बताओ अप्रॉक्स सैलरी कितनी है एवरेज सबकी। तो दूसरा वाला बोलेगा कि भैया लगभग 7000 रुपये है सबकी। अच्छा लगेगा, बताओ अच्छा लगेगा ये इन्फॉर्मेशन, नहीं अच्छा लगेगा। अरे भाई सामने वाले ने दो बंदों में बातचीत हो रही है। एक बंदे ने बोला भाई ये बताओ इस यूनिट में कितने बंदे काम करते हैं। दूसरे वाले बोला कितने बंदे काम करते हैं, 5। दूसरे वाले को इन्फॉर्मेशन सुन लो भैया 5 बंदे काम करते हैं। तो पहले वाले ने पूछा अच्छा ये बताओ सबकी सैलरी लगभग कितनी है। तो अगर 7000 बोल देगा उन्होंने एवरेज तो गलत है। लेबर को तो बेचारे को 5000 मिलता है और सुपरवाइजर को कितना मिलता है, 15000। तो वेरिएशन है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। सुन लो, दूसरे वाले ने पहले वाले से बोला भैया 7000 रुपये के आसपास मिलती है लगभग। तो पहला वाला बोलेगा भैया 7000 रुपये कहाँ मिलती है आसपास, हाँ लेबर तो 4 हैं इसमें और सुपरवाइजर कितना है, एक सुपरवाइजर की तो यार 15000 है। तो 7000 कहाँ मिलती है, गलत बता रहे हो तुम। और लेबर को तो बहुत कम मिलती है 7000। यानी कि जो 7000 आया है मीन, ये कहीं पे भी आसपास ना तो 5000 के और ना तो 15000 के आसपास है। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए हुआ बच्चों जब एक्सट्रीम वैल्यू काफ़ी गैप पे होती है। क्या हमने बोला, जब एक्सट्रीम वैल्यू काफ़ी गैप पे होती है। ये सर एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है सर, सुनो एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता दूं। जब आप अपने डेटा को असेंडिंग फॉर्म में लगा देते हैं तो बच्चों जो ये वाला पहला डेटा पॉइंट होता है ना और जो लास्ट वाला डेटा पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स वैल्यू। क्या बोलते हैं, ये एक्सट्रीम लेफ्ट है और ये एक्सट्रीम राइट है। आप बच्चों ध्यान से चेक कर लीजिए, इस डेटा में या फिर इस ऑब्जर्वेशन में एक्सट्रीम वैल्यूज में काफी अंतर है, चेक करो। हाँ यहाँ पर क्या है 5000, अरे यहाँ 6500 होता तब भी हम कहते हैं हाँ लगभग आसपास है। तो एक्सट्रीम्स में बहुत ज़्यादा जब गैप हो जाए, चेक करो ना 5000 और 15000 में बहुत ज़्यादा गैप है, पहले डेटा को असेंडिंग फॉर्म में लगा लीजिए और फिर एक्सट्रीम पोजीशंस की न्यूमेरिकल वैल्यू को चेक करिए। यदि गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको मीन वहाँ नहीं निकालना है, मीन करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देगा। तो क्या निकालना है सर, या तो आप क्या निकाल लीजिए मोड और या तो आप क्या निकाल लीजिए मीडियन। अब बच्चे बोलेंगे सर हम कैसे डिसाइड करें, तो सर जब आप पढ़ोगे आगे हायर क्लासेस में, एनसीईआरटी भी लिखता है कि आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आप डिसाइड कर पाओगे। बहुत अभी इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आप डिसाइड करोगे कब मीन निकालना है, कब मीडियन और कब मोड। अभी तो हम आपको बस हल्की सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जब एक्सट्रीम्स में क्या होता है काफी गैप, तो मीन निकालना सेंट्रल टेंडेंसी का सही तरीका नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं है। आइए जरा इसी एग्जांपल में बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने हमसे मीन मांगा था बट हमने मीन इनको बता दिया, लेकिन वो मीन सही जानकारी आपको नहीं दे रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब अगला क्या बोला इन्होंने, बताइए अगला क्या बोला है, फाइंड द मीडियन एंड मोड। तो बच्चों मीडियन कैसे निकालते थे, याद करो। मीडियन निकालने के लिए हम अपने डेटा को असेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर लेते थे और क्या चेक करते थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी कितनी है, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है। 5 कैसा नंबर है बोलिए, एक ऑड नंबर है। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होती थी तो हम कौन सा ऑब्जर्वेशन चेक करते थे, हमारा मीडियन कैसे निकलता था, याद करिए n जब ऑड होता तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन। हमको क्या चेक करना है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन, यही चेक करना है। n कितना है बोलिए 5, हाँ रख दीजिए। तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2th कितना आ जाएगा, 5 + 1 क्या होता है बोलो, 6 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 3 के ऊपर ts तो लगेगा नहीं, तो हम क्या बोल देंगे, थर्ड RD लगा देंगे, थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों जाके चेक कर लीजिए, इसमें थर्ड ऑब्जर्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रही। तो इसका स्टूडेंट्स मीन तो आ ही गया था, मैं यहाँ लिखता चल रहा हूँ। मीन कितना आ गया था बताइए, इसका मीन आ गया था आपका, यहाँ आंसर लिख दें, ठीक है। तो मीन कितना आया था बच्चों बताइए 7000, और अभी आपने इसका मीडियन निकाला है, तो मीडियन कितना आ गया बोलो, यूनिट नहीं लिखोगे क्या,
रुपीज़ लिखो ना, सैलरी किस में आती है? रुपये। अरे भाई इतनी देर से मैं कब से पढ़ा रहा हूँ। जो आप सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं उसकी यूनिट तो लिखिए। किसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकाल रहे हो? सैलरीज की। कभी हाइट की निकालते हो सेंट्रल टेंडेंसी तो सेंटीमीटर लिखते हो या मीटर, जो भी दिया रहता है। कभी एरियाज की सेंट्रल टेंडेंसी निकालोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे या फिर मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका डेटा का जो यूनिट होता है वही सेंट्रल टेंडेंसी का भी यूनिट होता है। सेंट्रल टेंडेंसी चाहे आपने मीन निकाला हो, चाहे आपने मीडियन निकाला हो और चाहे आपने मोड निकाला हो, सबकी आपको क्या लिखनी है? यूनिट्स। ओके, जैसे कि अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था, वहाँ 9 आ रहा था ना, मोड 9 आ रहा था, तो 9 क्या था? 9 क्या था? मार्क्स। 9 मार्क्स लिखा था हमने। मोड क्या था? 9 मार्क्स। ठीक है, कोई डाउट है बताइए? ओके, नाउ तो मीडियन क्या आ गया बच्चों बताइए? रुपीस कितना है? 5000। अब देखो एक और तरीका था, आपको टोटल 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन लिखी थी, 2 इधर से छोड़ते, 2 इधर से छोड़ते, लेकिन आपको एग्जाम में करके दिखाना है। कोई डाउट है? हाँ हाँ बताइए, क्या डाउट है बताइए? सर ये यूनिट सर रुपीस तो मेंशन नहीं है किसमें? अरे ये इतना तो कॉमन सा है यार। 5,000 क्या? 5,000 ही तो मिलेगा ना, रुपीज़ में ही तो मिलेगा सैलरी, इसकी टेंशन ना लो। ठीक है, ये कॉमन सेंस है इतना तो। ठीक, अगर नहीं है तो आप, मैं बोल दे रहा हूँ, चलो कि क्वेश्चन आप मेंशन कर लो रुपीज़ बस। अब चलो बच्चों, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है बताइए? मोड। करेक्ट, मोड निकालिए। मोड कैसे निकालेंगे मैं आपको बोल दे रहा हूँ, चलो आप क्वेश्चन में मान के चलो कि रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक है ना, चलो अच्छा मान लो नहीं दिया तो एनसीईआरटी ने भी यहाँ नहीं लिखा यूनिट, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर रुपीज़ दिया तो रुपीज़ लिख दिएगा, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे, चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, क्या निकालना है बताइए? मोड। मोड क्या होता है बताइए? मोस्ट फ्रिक्वेंट डेटा, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। कौन सा वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रहा है बताओ? 5000। 5000 4 बंदों को मिलता है, तो 5000 की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 4। तो मोड 4 नहीं होगा, 5000 होगा। तो मान लो रुपीज़ में सब कुछ दिया है, तो रुपीज़ 5000 क्या हो गया आपका? मोड हो गया। कोई डाउट है बताइए? अब बच्चों इन तीनों को देखिए आप और मुझे बताइए कि आपको सही क्या लग रहा है यहाँ? मीन निकालना लग रहा है कि मीडियन निकालना लग रहा है? मीडियन और मोड निकालना लग रहा है? क्या सही लग रहा है आपको? मीडियन और मोड निकाला। जब दो लोग आपस में बात कर रहे होंगे, पहला दूसरे से पूछेगा भैया यहाँ कितने लोग काम करते हैं, तो बोलेगा भैया 5 लोग काम करते हैं। दूसरा वाला फिर पूछेगा भाई ये बताओ एवरेज सैलरी कितनी है लगभग सबकी? एवरेज का मतलब, उसका कहने का मतलब वो सेंट्रल टेंडेंसी जानना चाहता है। तो दूसरा वाला बोलेगा यार 5000 के आसपास है लगभग। अगर इतना बोल देगा तब तो सही बोलेगा ना, यानी कि चाहे वो मीडियन बता दे, चाहे क्या बता दे, मोड बता दे। बात समझे? तो आपने क्या सीखा इस एग्जाम्पल से बताइए कि जब एक्सट्रीम वैल्यूज में ज़्यादा गैप होता है तो मीन निकालना वहाँ उचित तरीका नहीं होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब आप लोग बच्चों यही पढ़ लीजिए, आप अपनी बुक में यही लिखा हुआ है, ध्यान से चेक करिए। नाउ कंपेयर द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर द गिवन डेटा in the above example. You can see that the mean salary of 7,000 does not give an even approximate estimate of any of their wages या any of their salary. That's why here we will find what? Mode and मतलब here the appropriate method is to find the central tendency is what? Is median and mode. तो इतनी सी बात है। कोई डाउट है बताइए? एक चीज़ और बच्चों मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी जो मीडियन आता है ना, इसको मीडियल वैल्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनसीईआरटी लिखता है कि भाई आप इसको मीडियन जो भी आता है ना उसको मीडियल वैल्यू बोला जाता है, और जो मोड आता है उसको मॉडल वैल्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉडल वैल्यू। ठीक है, कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ये आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये हरी और मैरी की लड़ाई चल रही थी और इसको हम अब फाइनल करते हैं। क्लास यहाँ खत्म होगी और 14.4 को हम स्टार्ट करेंगे। इनकी लड़ाई में वापस आ जाइए। इनकी लड़ाई में एक टेबल बन गया बच्चों, ध्यान से चेक करो। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कभी तो आपने क्या निकाला? मीन। कभी आपने मीडियन निकाला और कभी आपने मोड निकाला। ध्यान से चेक करो बच्चों, हरी का मीन कितना आया था? 8.2, पीछे निकलवाया था, आपको याद होगा। ठीक है, मैरी का मीन कितना आया? 8.4। ठीक है, हरी का मीडियन कितना है बताइए? 10। मैरी की मीडियन कितना है? 8। मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू। ठीक है, हरी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10, क्योंकि हरी के 10 मार्क्स वो बार बार ला रहा था, और मैरी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8, क्योंकि मैरी 8 मार्क्स बार बार ला रही थी। अब एक बात बताइए बच्चों, इस टेबल को देखते हुए अगर हम आपसे बोलें कि क्या दोनों की लड़ाई, जो डिस्प्यूट चल रहा था, दोनों में लड़ाई जो चल रही थी, क्या वो फैसला हो गया कौन अच्छा कौन खराब? किसका परफॉर्मेंस अच्छा? कहाँ फैसला हुआ बताइए? क्या फैसला हुआ? चलो आप बता दो, कौन सा परफॉर्मेंस किसका अच्छा है किसका खराब, बताओ। अब आपकी नज़र में होंगे हरी, लेकिन यहाँ पर ध्यान से चेक करिए बच्चों, अभी भी कोई यहाँ से हमें कंक्लूजन नहीं मिल रहा है, यानी कि अब फैसला करने के लिए हमें हायर क्लासेस में और स्टडी करनी पड़ेगी, जिसको भी हम और छोड़ते हैं। ठीक है, आप ग्रेजुएशन लेवल वगैरह में पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छी जानकारी आपको होगी। देखिए एनसीईआरटी भी लिखता है, कह रहा है दिस कंपैरिजन हेल्प्स अस इन stating that these measures of central tendency are not sufficient for concluding which student is better.
कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो आपकी कौन सा स्टूडेंट्स अच्छा है, ठीक है। We require some more information to conclude this, which you will study about in the higher classes. अब अभी हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब कुछ लोग सोच रहे हैं बताया नहीं सर ने। अरे भाई एक बात बताओ, जब छोटे होते तो ABCD पढ़ते हो ना पहले, हाँ, फिर आप वर्ड्स मेकिंग सीखते हो, फिर सेंटेंस मेकिंग सीखते हो, सही है ना। तो अभी आपको सिखाया जा रहा है, जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते होगे, एक दिन में हम कुछ नहीं बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप आगे पढ़ते होगे। आइए स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 14.4 की तरफ। एंड स्क्रीन पे 14.4 का सॉल्यूशन आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।